प्राइस किस 9 के अंदर प्राइस किस किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, वो वाली कहानी में से हमने कवर की थी। देन किस किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, उसमें उसके बेसिस पर सेक्शन 10 आ गया था। सेक्शन 10 ने बताया था कि वैल्यूएशन कैसे कैसे की जाती है। वैल्यूएशन के अंदर हमने देखा था सर, वैल्यूअर अगर वैल्यू निकाल दे तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सही है। अगर वैल्यूअर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाता या किसी वजह से निकालने से मना कर देता है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। लास्ट हमने इसके अंदर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स एक कवर किया था, स्टिपुलेशंस एज टू टाइम का कंसेप्ट किया था। टाइम में हमने देखा था सर, दो तरह के टाइम होते हैं, एक टाइम होता है डिलीवरी का, एक टाइम होता है प्राइस का। डिलीवरी का टाइम जनरली एसेंस माना जाता है, पेमेंट ऑफ प्राइस का टाइम जनरली एसेंस नहीं माना जाता है। देन ये हमारा था बेटा इंट्रोडक्शन जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, टोटल 1 से लेकर 11 तक। देन हमने दूसरी बात जो कल कवर की थी, दैट वाज कंडीशंस एंड वारंटीज। 12 से 17 का टॉपिक था, जब मैंने बेसिक आइडिया दिया था आपको कि कंडीशन और वारंटी होती क्या है, कि दोनों कुछ स्टिपुलेशंस हैं, दोनों कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक सेलर एक बायर को देता है उसको गुड्स का परचेज करने के कन्विंस करने के लिए। ये सारी स्टिपुलेशंस बराबर इंपॉर्टेंस की नहीं होती, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हैं रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर जाती हैं, जिनके झूठ होने से आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, उन्हें कंडीशंस बुलाते हैं। जो इंसिडेंटल होती हैं, कलेक्टरल होती हैं, उनको आप वारंटीज बुलाते हैं। कौन सा स्टिपुलेशन कंडीशन है, कौन सा स्टिपुलेशन वारंटी है, ये जनरली सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटेंशन ऑफ पार्टीज पे डिपेंड करता है। पार्टीज की टर्मिनोलॉजी, पार्टी क्या बुला रही है, उससे ज्यादा लंबा थोड़ा फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसके साथ बेटा 2 क्वेश्चन हमने कवर किए थे, कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस क्या होता है, और सेक्शन 13 कब कब एक कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। फिर लास्ट 2 टॉपिक जिसके अंदर आते हैं, एक हमने इंप्लाइड कंडीशन की कहानी कवर की थी, एक हमने इंप्लाइड वारंटी कवर किया था। इंप्लाइड कंडीशन में हम बात करें बेटा, इंप्लाइड कंडीशन के अंदर हम लोगों ने कंडीशन एज टू टाइटल कवर किया था सेक्शन 14, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन कवर किया था 15, देन कंडीशन एज टू सैंपल कवर किया था, जब हम सेल बाय सैंपल कर रहे हो 17, 15 वापस आया था उसने फिर से डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों कवर किया था। फिर एक 16 आया था जिसने कहा था कि कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस नहीं होती है, आप जरूरी नहीं है एज सेलर वो गुड्स बेचें जो बायर के पर्पस के लिए फिट हों। इस रूल को जनरली केविएट एम्प्टर बोलते हैं, लेकिन केविएट एम्प्टर की फिर हमने एक्सेप्शंस कवर की थी। देन उसी एक्सेप्शन में एक आई थी बेटा कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कि केविएट एम्प्टर की एक्सेप्शन होती है कि ठीक है आप अपने बायर के पर्पस के गुड्स मत दीजिए, लेकिन ऐसे गुड्स तो बायर को दीजिए जो बेचने लायक हो, मर्चेंटेबल हो। और इसी मर्चेंटेबल वाले से बेटा एक कंडीशन हमने खाने पीने के सामान की निकाल ली थी, उस कंडीशन को बुलाते थे कंडीशन एज टू होलसमनेस। और फिर हमने एक लास्ट टॉपिक कवर किया था इंप्लाइड वारंटीज, जहां हमने देखा था जी इंप्लाइड कंडीशन की तरह 2 हमारे पास 4 हमारे पास इंप्लाइड वारंटीज हैं। एक वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोसेशन, ये भी कहीं ना कहीं टाइटल से निकली आई हुई है कि हाँ जिस तरह से आपसे कोई गुड्स वापस नहीं ले सकता, आपकी पोसेशन कोई डिस्टर्ब भी ना करे, आपके गुड्स के ऊपर कोई अनडिस्क्लोज्ड एनकम्बरेंस ना हो। देन बाय यूसेज ऑफ ट्रेड क्वालिटी और फिटनेस की वारंटी लगाई जा सकती है। एंड लास्ट बात इसके अंदर हमने कवर की थी कि अगर कोई डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है वो डिस्क्लोज नहीं किया है और उससे आपके बायर को नुकसान हो जाता है तो उस केस में आपको उसको डैमेजेस देने पड़ते हैं। ये 4 हमने कवर की थी इंप्लाइड वारंटीज नाम से। ठीक है जी, अरे बेटा आज आगे बात शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड द रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल, कि गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होती है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय एक रूल का ध्यान रखना है। सारा कंसेप्ट में अगर बात करूं बेटा 18 से लेकर 30 तक का कंसेप्ट है, 2 हिस्सों में इसको हम डिवाइड करेंगे। एक कंसेप्ट हम कवर करेंगे बेटा 18 से लेकर 25 तक का, जहां हम ये बात कवर करेंगे कि किसी भी गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, क्योंकि हमने देखा था सेल हुई है या एग्रीमेंट टू सेल हुई है, ये इस बात पे डिपेंड करता था प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। तो हम इस बात को डिसाइड करने जा रहे हैं कि गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब की हुई मानी जाती है। कब की हुई मानी जाती है बेटा पूरा कंसेप्ट कवर्ड है 18 से लेकर 25 तक। तो इसके अंदर अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो वेन वाला जो पार्ट है, वेन वाला पार्ट 28 से लेकर 25 तक कवर्ड है, जो ये बताता है कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है। वेन के बाद आता है बेटा वाई वाला पार्ट, कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एग्जैक्ट पॉइंट जानना जरूरी ही क्यों है, ये मेहनत क्यों कर रहे हो आप कि आपको ये जानना है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कि नहीं। मैंने कहा उससे हमें ये पता चलेगा सेल है हुई है या एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा बेटा कंसेप्ट 26 में बताया गया है। पहले 26 करते हैं ताकि ये पता चले कि हम ये जानने ही क्यों जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होती है। 26 बेटा बेसिक रूल देता है, वो कहता है जी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो रिस्क है वो प्रॉपर्टी के साथ पास ऑन करता है, यानी कि रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद द प्रॉपर्टी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपका गुड्स का टाइटल, अगर आपकी गुड्स की ओनरशिप बायर के पास चली गई है तो उन गुड्स पे होने वाले सारे नुकसान, सारे डैमेजेस बायर भुगतेगा। और अगर अभी वो प्रॉपर्टी आपके पास ही है तो वो आपके गुड्स हैं, उनको होने वाले कोई भी नुकसान, कोई भी रिस्क आप भुगतेंगे।
ये 26 का बेटा बेसिक रूल है कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसका रिस्क होता है, और इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि किस क्षण प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। हाँ, मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, मैं डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। तो 26 ये बताता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्यों करनी है। तो सर बेसिक रूल तो ये है कि रिस्क प्राइमा फेसाई पासेज विद प्रॉपर्टी। प्राइमा फेसाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिक रूल ये है बेटा, प्राइमरी रूल ये है कि रिस्क प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इस प्राइमा फेसाई रूल की दो एक्सेप्शन है, दो भी नहीं इनफैक्ट 3 एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने गुड्स सामने वाले को देने में डिलीवर करने में डिले किया, भले ही प्रॉपर्टी सामने वाले को ट्रांसफर हो गई हो या भले ही प्रॉपर्टी आपकी हो, जिस व्यक्ति ने डिले किया है वो भुगतेगा। तो सिंपल से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सर एक जूस का ऑर्डर प्लेस किया था हमने, वो जूस सामने वाला लेके आ गया, कंडीशन ये थी कि जब वो डिलीवर करेगा तब प्रॉपर्टी मेरी होगी। मैंने वो जूस उससे लेने से मना कर दिया ये कहकर कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, तो कायदे से डिलीवरी तो नहीं हुई, कायदे से प्रॉपर्टी मेरी भी नहीं हुई, लेकिन वो जूस खराब हो गया इस वजह से क्योंकि मैंने डिलीवरी नहीं ली। इस केस में बेटा 26 की एक्सेप्शन बनती है, जहां पे भले ही सेलर की प्रॉपर्टी है बट क्योंकि नुकसान मेरे डिले की वजह से हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर लॉस मैं भुगतूंगा भले ही रिस्क मेरे पास ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है। तो पहली एक्सेप्शन डिले वाला केस। दूसरा, जब आप बेटा किसी और के गुड्स अपने पास रख के बैठे होते हो तो आपके पास बेली वाली जिम्मेवारियां तो होती ही होती हैं। तो वैसे तो रिस्क उसका है क्योंकि गुड्स उसके हैं, बट अगर वो हॉर्स आपके पास छोड़ गया है प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए बिना और आपकी गलती से उस हॉर्स की डेथ हो जाती है, तो 26 की एक्सेप्शन लगेगी कि आपने बेली की जिम्मेवारियां नहीं निभाई। ऐसे ही आप अपना कुछ सामान खरीद के बेटा दुकानदार के पास ही छोड़ आते हो, तो नो डाउट रिस्क आपके पास आ चुका है, बट अगर उसकी गलती से कोई नुकसान होगा तो वो बेली की जिम्मेवारियां भुगतेगा और वो उनको जिम्मेवारी उठाएगा। तो दो एक्सेप्शन इसकी निकल आती हैं कि वैसे तो जिसका प्रॉपर्टी होती है उसी का रिस्क होता है, लेकिन अगर डिले की वजह से नुकसान हो रहा है या कोई व्यक्ति अपनी बेली की जिम्मेवारियां नहीं निभा रहा है, तो ऐसे केस में 26 नहीं लगता। ऐसे केस में बिना रिस्क के भी आपके ऊपर या बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुए भी आपको डैमेजेस देने पड़ सकते हैं। तीसरा केस बेटा 26 की पहली लाइन में लिखा है अनलेस पार्टीज एग्री अदरवाइज। अनलेस पार्टीज एग्री अदरवाइज मतलब कि बेसिक रूल तो यही है कि जिसकी प्रॉपर्टी उसका रिस्क, लेकिन पार्टीज चाहें तो प्रॉपर्टी और रिस्क को भी अलग अलग कर सकती हैं। वो ये कह सकती हैं कि प्रॉपर्टी तो आज से तुम्हारी हुई, बट रिस्क एज सेलर मैं तब तक बियर करता रहूंगा जब तक मैं तुम्हें गुड्स पहुंचा नहीं देता। अब बेटा अगर पार्टीज ऐसा एग्री कर रही हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तक पार्टीज डिलीवरी को, प्राइस को और प्रॉपर्टी को अलग करती थी, अब वो इस हालत में आ गई हैं कि वो प्रॉपर्टी में से रिस्क को भी क्या कर रही हैं, अलग कर रही हैं कि प्रॉपर्टी अलग दिन ट्रांसफर होगी और रिस्क अलग दिन ट्रांसफर होगा। पार्टीज ऐसा करना चाहें तो कर सकती हैं। तो 3 बेटा इसके अंदर फिर एक्सेप्शन होगी प्राइमरी रूल की, कि प्राइमरी रूल तो क्या है कि रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद द प्रॉपर्टी, लेकिन 26 के बेटा लैंग्वेज देखें क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज एग्री द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क until the property therein is transferred to the buyer, but when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not. लेकिन इस रूल की 2 एक्सेप्शन, if the delivery has been delayed by the fault of seller or buyer, the goods shall be at the risk of the party in default as regards to loss which might have arisen because of default, and the duties and liabilities of a seller or the buyer as bailey of goods for the other parties will remain unaffected. और लास्ट में मैंने बेटा ये until otherwise agreed वाली बात मैंने कवर की। The parties may also agree to contrary. For instance, the party may agree that the risk will pass sometimes after or before the property has passed to the seller from the seller to the buyer. तो आप चाहें तो इनको अलग अलग कर सकते होते हैं। तो ये बेटा पूरी कहानी है 26 की, जहां हमने बात करा कि हाँ हमें क्यों जानना है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होती है, क्योंकि सर ये इस बात का फैसला करता है कि रिस्क किसका है। अब आ जाते हैं बेटा क्यों से वापस इस पे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती कब है, व्हेन। उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होती है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किन गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने 3 कैटेगरी में इस टॉपिक को डिवाइड किया है। स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, अनअसर्टेन्ड गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, और अगर आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस करते हैं तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है। तीनों के लिए बेटा जो पूरी की पूरी चेन है, पूरी की पूरी चेन सेक्शन की 18 से लेकर 25 तक की चेन है। तो पूरी चेन जो है ये कौन सी है, 18 से 25 तक की। इसको अगर मैं टुकड़ों में बांटूं
तो बेटा स्पेसिफिक गुड्स की चेन है हमारे पास 19, 20, 21, 22। तो अगर आप स्पेसिफिक गुड्स की बात करें तो स्पेसिफिक गुड्स के लिए सेक्शन कौन से हैं? 19 से लेकर 22 तक के सेक्शन। 19 to 22 डील्स अबाउट स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स का सेक्शन है 18, 23 और 25। 18, 23 और 25 बात करते हैं अनअसर्टेन गुड्स की, और बीच में जो 24 रह गया बेटा वो बात करता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के ऊपर। पहले बात करते हैं स्पेसिफिक गुड्स की। स्पेसिफिक गुड्स के लिए बेटा एक तो है बेसिक रूल। बेसिक रूल दिया गया 19 के अंदर। बेसिक रूल ये कहता है कि किसी भी स्पेसिफिक गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी उस क्षण ट्रांसफर होती है व्हेन द पार्टीज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। सिंपल सी कहानी है बेटा, आप ये सामान बेच रहे हैं, मैं अपनी कार बेच रहा हूं, मैं अपना टीवी बेच रहा हूं, मैं अपना सोफा बेच रहा हूं। सिंपल सी कहानी है, हम जब ये डिसाइड करते होंगे डिलीवरी कब करनी है, हम ये डिसाइड करते होंगे प्राइस क्या देना है, हम ये भी डिसाइड करते होंगे कि रिस्क कब ट्रांसफर होगा, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी। और जनरली बेटा आम दुनिया में लोग ऐसे ही करते हैं। स्पेसिफिक गुड्स के अंदर जनरली यही तय किया जाता है कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, और 19 कहता है आपकी बात सर आंखों पर, जो आप कहोगे प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी। इन अदर वर्ड्स प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी उसका बेसिक रूल ये है कि डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन ऑफ पार्टीज। मैंने कहा जी इंटेंशन ऑफ पार्टीज कैसे पता की जाती है? उन्होंने कहा जी इंटेंशन ऑफ पार्टीज CCT से पता की जाती है। CCT क्या है? उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से एंड कंडक्ट ऑफ पार्टीज से। तो सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको CCC भी बुला सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से, सर्कमस्टांसेस से, कंडक्ट से। इन तीन चीजों से समझ आता है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या है, और जो आपको पार्टीज की इंटेंशन लगे कि वो आज ट्रांसफर करना चाहते हैं, डिलीवरी पे करना चाहते हैं, प्राइस की पेमेंट पे करना चाहते हैं, किसी और दिन करना चाहते हैं, जो वो कहें प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर इन CCT से आप किसी पार्टी की इंटेंशन नहीं पता कर पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, कहीं पता ही नहीं चल रहा कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई है, तब बेटा हमें 20, 21, 22 लगाना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि बाहरी दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में जनरली शायद 20, 21, 22 नहीं लगता, बट आपके पेपर में हमेशा 20, 21, 22 ही लगेगा। क्योंकि अगर वो ये कह दे पार्टीज ने डिसाइड कर लिया तो फिर आप और मैं क्या डिसाइड करेंगे। तो 19 जनरल रूल है कि जो पार्टीज डिसाइड करती हैं वही चलता है, लेकिन जब पार्टीज का डिसीजन नहीं पता चल पाता तो 20, 21, 22 लगाते हैं। 20, 21, 22 क्या कहता है? वो कहता है जी गुड्स अगर स्पेसिफिक गुड्स है ना तो उनको दो कैटेगरी में डाल लो, या तो वो गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट हैं या वो गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट है, यानी कि गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट है। व्हाट इज अ डिलीवरेबल स्टेट? डिलीवरेबल स्टेट होता है सर जब गुड्स इस हालात में आ चुके होते हैं कि उनके ऊपर अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले बायर उन्हें एक्सेप्ट कर ले। यानी कि वो गुड्स एक पूरा फिनिश्ड गुड्स है, किसी भी बायर को दोगे तो वो एज इट इज उठा के ले जाएगा। इसको बोलते हैं गुड्स क्या है? डिलीवरेबल स्टेट में। अगर उसकी कोई पैकेजिंग है, कोई पॉलिशिंग है, कोई रिपेयरिंग है जो आपने अभी उसके ऊपर करनी है, देन ये कैसे गुड्स हैं? गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। दोनों में माइंड यू बेटा गुड्स स्पेसिफिक है, आइडेंटिफाइड है। तो एक टेबल है बिल्कुल रेडी है, उठाओ गाड़ी में रखो ले जाओ, डिलीवरेबल स्टेट। अभी उसकी पॉलिशिंग करनी बाकी है, उसमें कोई फिनिशिंग करनी बाकी है, इट इज टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। अगर प्रॉपर्टी डिलीवरेबल स्टेट में है, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो 20 कहता है जी प्रॉपर्टी उसी क्षण ट्रांसफर हो जाएगी जिस क्षण कॉन्ट्रैक्ट होगा। नॉट डिलीवरी, नॉट प्राइस, जिस क्षण कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी क्षण प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी? बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। दैट इज गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। अगर गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट है, कुछ करना बाकी है उनके ऊपर, तो प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी जब वो कुछ किया जाएगा और उस कुछ की इंटीमेशन आपके बायर को मिल जाएगी। दो बातें जरूरी हैं बेटा, वो कुछ होना भी चाहिए और वो कुछ हो गया है। वो जो पार्ट डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए पॉलिशिंग रिपेयरिंग करनी थी, इसकी इंटीमेशन किसे दे दी गई है? बायर को मिल गई है। उस क्षण प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। और लास्ट डिलीवरेबल स्टेट का ही एक और तरीका, उन्होंने कहा गुड्स तो डिलीवरेबल स्टेट में है, कोई पैकेजिंग नहीं करनी है, कोई रिपेयरिंग नहीं करनी है, कोई पॉलिशिंग नहीं करनी है, बट उन डिलीवरेबल गुड्स का प्राइस निकालने के लिए उन्हें वे करना, मेजर करना, गिनना जरूरी है। तो ऐसे केसेस में जब वो गुड्स वे, मेजर, गिन के उनका प्राइस बायर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उस क्षण उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। तो बेटा तीन कहानियां आपको स्पेसिफिक गुड्स में याद रखनी है। 20 डिलीवरेबल गुड्स, 21
टू बी पुट इन डिलीवरेबल, 22 अगेन कौन सा, डिलीवरेबल। तो आपको क्वेश्चन में देखना क्या पड़ता है, नंबर एक, गुड्स अनअसर्टेन तो नहीं है, आपको ये कंसेप्ट लगाना ही नहीं है। अगर असर्टेन या स्पेसिफिक है, सब पार्टीज ने कोई इंटेंशन तो तय नहीं करी, 19 नहीं लगाना है अगर पार्टीज ने इंटेंशन नहीं करी। फिर 20, 21, 22 में पहले ये देखो गुड्स डिलीवरेबल है या टू बी पुट इन डिलीवरेबल है। अगर टू बी पुट इन डिलीवरेबल है, आंख बंद करके 21 लगा दो। डिलीवरेबल है तो आप ये देखो कि कहीं उनको वेइंग मेजरिंग की जरूरत तो नहीं है। अगर वेइंग मेजरिंग की जरूरत है, तोलना है, गिनना है ताकि उनका प्राइस निकाला जा सके, तो 22 लगाना है। अगर कोई वेइंग मेजरिंग नहीं करनी, बेटा टीवी बेच रहे हो, सोफा बेच रहे हो, उनकी वेइंग मेजरिंग थोड़ी ना होती है, तो ऐसे केस के अंदर 21 लगा के, सॉरी 20 लगाकर उसी क्षण प्रॉपर्टी क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो ये कंसेप्ट किसका है, स्पेसिफिक गुड्स का। तो स्पेसिफिक गुड्स का कंसेप्ट बेटा 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, 19 पार्टीज की इंटेंशन, 20 डिलीवरेबल, 21 टू बी पुट इन डिलीवरेबल, 22 डिलीवरेबल जिसको वेइंग मेजरिंग की काउंटिंग की जरूरत है। तो सर पहला केस स्पेसिफिक का, स्पेसिफिक का बेसिक रूल क्या है, where there is a contract for sale of specific or a certain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to be transferred। और इंटेंशन नहीं पता कैसे चलती है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, कंडक्ट ऑफ पार्टीज से एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इसको हमने कैसे याद किया, सीसीटी से पता चलती है। तो कंडक्ट ऑफ पार्टीज, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस एंड टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इस सीसीटी से आप पता नहीं कर पाए तो क्या लगाना है, तो ये 20, 21, 22 के रूल्स के अंदर लगा दें, शुरू कर देने। 20 का रूल क्या है, अगर गुड्स कैसा है, डिलीवरेबल स्टेट में, कुछ करने की जरूरत नहीं है, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड इट इज इममटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस और द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और बोथ हैव बीन पोस्टपोन्ड। डिलीवरेबल स्टेट होती क्या है, द गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। 21 क्या होता है, जब गुड्स को किस में डालना है, डिलीवरेबल स्टेट में डालना है। तो हमने कहा जी इस केस में क्या होगा, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ। और ये समथिंग क्या हो सकती है, ये पैकिंग हो सकती है, ये लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है, ये कोई पॉलिशिंग हो सकती है, ये कोई रिपेयरिंग हो सकती है। इसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक गुड्स को अभी डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। और लास्ट हमने देखा था सर गुड्स तो डिलीवरेबल स्टेट में है बट उनका प्राइस असर्टेन करने के लिए उन्हें वे मेजर करना जरूरी है। बेटा मैंने आपको रद्दी वाला एग्जांपल दिया हुआ है कि मेरे घर में बहुत सारी रद्दी पड़ी थी, मैं सारी बेच रहा था, तो डिलीवरेबल स्टेट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अभी बैठकर उसे क्या करेगा, तोलेगा। तो जो वो तोल के प्राइस बता देगा तब प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट बट द सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, टेस्ट or do some other act or thing with reference to goods for the purpose of ascertaining the price, the property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof। तो ये हो गया बेटा आपका किसका, स्पेसिफिक गुड्स की कहानी। फिर आ जाइए अगली बात के ऊपर, अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स के लिए बेटा रूल है 18 और 23, मेन रूल जो है 18 कहता है जी अनअसर्टेन गुड्स की प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होती है जब वो असर्टेन कर लिए जाते हैं। 23 एक कदम आगे बढ़ता है, वो कहता है नहीं, केवल असर्टेन नहीं करने, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। मैंने कहा असर्टेन करने का मतलब तो मैं समझ आता है कि बायर के कहे अनुसार, बायर की डिस्क्रिप्शन के अनुसार उन बल्क में से वो गुड्स अलग कर लेना जो बायर को देने हैं, इस असर्टेन करना। ये अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट करना क्या भला होता है, उन्होंने कहा जी अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट का मतलब भी होता है गुड्स को आइडेंटिफाई करना, गुड्स को अलग करना, बट ये जो एप्रोप्रिएशन है ना, ये विद द कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर होता है। तो कहीं ना कहीं असर्टेनमेंट बेटा अकेला सेलर का काम है कि उसने अपनी इच्छा से गुड्स क्या कर लिए, अलग कर लिए, दैट इज असर्टेनमेंट। अपोर्शनमेंट क्या होता है, उससे एक कदम ऊपर बढ़ना कि आपने अपनी इच्छा से नहीं करे, ये विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर और सेलर हुआ है, तब क्या माना जाता है, अपोर्शनमेंट हुआ है। तो 18 ने बेटा जहां बात छोड़ी थी 23 उसको एक कदम ऊपर ले गया, उसने कहा नहीं नहीं, केवल असर्टेनमेंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन टू द कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब ये अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन टू द कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, मैंने कहा एप्रोप्रिएशन बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आप गुड्स की सिलेक्शन करते हैं ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज किए जा सकें, उस अनअसर्टेन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में यूज किए जा सकें जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर होने वाले हो। लेकिन हाँ, जो ये असर्टेनमेंट हो रही है, ये जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ये जो सिलेक्शन हो रही है गुड्स की, ये विद द कंसेंट ऑफ बायर और सेलर होनी चाहिए। तो अपॉर्चनमेंट में जनरली होता क्या क्या होता होगा सर, अपॉर्चनमेंट में क्या होता होगा, एक बायर आता होगा,
वो गुड्स की डिस्क्रिप्शन बताता होगा, वो गुड्स सेलर के पास डिलीवरेबल स्टेट में अवेलेबल होते होंगे ताकि वो बेच सके उन्हें। अब सेलर या तो बायर की कंसेंट से उन गुड्स को अलग करता है, या कई बार बेटा बायर कहता है, सेलर बायर को कहता है कि तुम अपनी पसंद से क्या कर लो, चुन लो। तो बेटा वो सब्जी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने 2 किलो टमाटर लेने हैं, तो इस केस में दिस इज अ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। एक तरीका यह है वो अपनी इच्छा से आपको अलग करेगा और आप कंसेंट दोगे, दूसरा वो आपके हाथ में तराजू पकड़ा देगा कि लो क्या कर लो, अपने आप अलग कर लो। तो इट कैन बी बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर। नंबर 2, ये जो कंसेंट है बेटा ये शब्दों से एक्सप्रेसली दी जा सकती है, इंप्लाइडली दी जा सकती है। ये कंसेंट अलग करने से पहले दी जा सकती है, ये कंसेंट अलग करने के बाद दी जा सकती है। तो सेलर ने अलग कर लिए और बायर ने बाद में जाकर क्या दे दिया, कंसेंट दे दिया, तो भी वो क्या बन जाएगी, अपॉर्चनमेंट बन जाएगी। तो जनरली बेटा आपके पेपर में जो यहां से क्वेश्चन आते हैं ना वो यही आता है कि अनसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होती है जब गुड्स अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट हो जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के लिए क्या क्या एसेंशियल्स पूरे करने होते हैं। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो अनसर्टेन गुड्स से यही आता है। तो पहले तो अनसर्टेन गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती कब है सर, 18 ने कहा जब वो गुड्स क्या हो जाते हैं, असर्टेन हो जाते हैं। 23 ने एक कदम आगे बढ़ाया, वो कहता है जी नहीं, असर्टेन की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, जब गुड्स अनकंडीशनली क्या हो जाते हैं, एप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ईदर बाय द सेलर विद द असेंट ऑफ बायर और बाय द बायर विद द असेंट ऑफ सेलर, द प्रॉपर्टी इन गुड्स देयरऑन पासिस टू द बायर एंड सच असेंट, जो आप कह रहे हो बायर और सेलर की, मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, मे बी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन इज मेड। और यहां से बेटा मैंने वो क्वेश्चन निकाला आपके लिए कि एप्रोप्रिएशन क्या होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। क्या बोला उन्होंने, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर। ये डेफिनेशन है कि आप गुड्स को चुनते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया जा सके, और जो चुनाव होता है ये विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर होता है। द एसेंशियल्स आर, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। ऑब्वियसली बेटा या तो डिस्क्रिप्शन बताई जाती है, कोई क्वालिटी बताई जाती है। सेलर के पास ये गुड्स क्या होते हैं, डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं। सेलर इन्हें अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट करता है। कैसे, द एप्रोप्रिएशन में बी मेड बाय द सेलर विद द असेंट ऑफ बायर और द बायर विद द असेंट ऑफ सेलर। ये असेंट एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, ये एप्रोप्रिएशन से पहले दिया जा सकता है, ये एप्रोप्रिएशन के बाद दिया जा सकता है। तो ये आंसर है जो आपको देना है किस केस के अंदर, एप्रोप्रिएशन क्या होता है और एप्रोप्रिएशन के एसेंशियल्स क्या होते हैं। एक बटा 23 बात और क्लियर करता है, वो कहता है जी जब आप कह रहे हो अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट करना है, क्या बायर के कहे अनुसार अगर सेलर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाए, अलग करे और वो गुड्स एक कैरियर को दे दे, क्या इसको अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट करना कहते हैं? कानून कहता है हां, जरूरी नहीं है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएट मतलब यह है कि अलग करके किसको दो, बायर को दो। आप बायर के कहे अनुसार अगर एक बड़े बल्क में से गुड्स अलग कर कर एक कैरियर को डिलीवर कर देते हो, तो जनरली कैरियर को गुड्स डिलीवर करना क्या किया माना जाता है, एप्रोप्रिएट किया हुआ माना जाता है। लेकिन अगर आप कैरियर को गुड्स देते समय कोई राइट अपने पास रोक रहे हो, जैसे कि उस कैरियर को ये कह रहे हो ये गुड्स उसको तब तक मत दियो जब तक वो ये चेक ना साइन कर दे, ये गुड्स उसको तब तक मत दियो जब तक ये प्रॉमिसरी नोट ना साइन कर दे, ये गुड्स वहां जाके तब तक मत दियो जब तक मेरे से फोन पे बात ना हो जाए। इन केसेस में बेटा आपने गुड्स कैरियर को दिए तो हैं, बट गुड्स दिए हैं, अधिकार अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो। इन अदर वर्ड्स आपने अभी अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट नहीं किया है। और यहीं से बेटा वर्ड आता है अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट हैज टू बी डिफरेंशिएटेड विद कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। कंडीशनल में आप गुड्स को अलग भी करते हो, गुड्स शायद देते भी हो, बायर को देते हो, कैरियर को देते हो, लेकिन मन से अपने अधिकार छोड़ते नहीं हो, कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे रहते हो कि जब तक पैसा नहीं आएगा ये चीज नहीं दूंगा। इसको बोलते हैं बेटा आपने क्या किया है, 25 के हिसाब से रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। तो उन्होंने 23 में जो अनकंडीशनल बोला है ना, उसको एक्सप्लेन किया है उन्होंने 25 में, जहां वो कह रहे हैं कि अगर एक सेलर बायर को गुड्स देते समय कुछ राइट अपने पास रोक लेता है, जैसे कि वो एक ट्रेन में सामान चढ़वाता है, रेलवे रिसीट अपने नाम की कटवा लेता है,
रेलवे रिसीट कटवाता तो बायर के नाम की है, बट उसे अभी भेजता नहीं है। कटवाता बायर के नाम की है, उसे भेजता है, भेजते समय साथ में एक प्रॉमिसरी नोट लगा देता है। प्रॉमिसरी बेटा उसके नाम से कटवाता है, जाकर अपने बैंक को दे आता है कि ये बायर को तब देना जब वो बायर पैसे जमा करा जाए। इन सब केसेस में बेटा एप्रोप्रिएशन हो तो रही है, लेकिन कैसी एप्रोप्रिएशन हो रही है? इट्स ए कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। सेलर सारा अधिकार छोड़ने को क्या नहीं है, तैयार नहीं है। और आपने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में पढ़ा था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मतलब ही क्या होता है? जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। यहां आप कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं ये नहीं दूंगा जब तक पैसे नहीं दोगे, तो कायदे से फिर क्या ट्रांसफर नहीं हुई? प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। इसी बात को क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। तो क्या लिखा है इन्होंने? वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर द गुड्स हैव बीन एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, the seller may by the terms of contract of appropriation as the case may be reserves the right to dispose the goods until certain conditions have been fulfilled. In such a case, in spite of the fact that goods have already been delivered to the buyer or to the carrier or to other bailey for the purpose of transmitting the same to buyer, the property therein will not pass to the buyer until the conditions imposed if any by the seller have been फुलफिल्ड। तो बेसिकली आपने भले गुड्स फिजिकली दे दी हो, बायर को दे दी हो या कैरियर को दे दी हो, प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक आपने जो ये कंडीशंस लगा दी हैं, ये कंडीशंस क्या नहीं हो पाती हैं? पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। लास्ट टाइम मैंने लिख दी, ये जो सारी कहानी कर रहे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं? द सेक्शन 25 डील्स विद कंडीशनल एप्रोप्रिएशन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन डेल्ट अंडर सेक्शन 23। तो हमने ये बात को क्लियर किया कि जो हम 23 में अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन बोल रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्लियर किया कि फिर कंडीशनल एप्रोप्रिएशन कहां होती है? जहां आप गुड्स देते तो हैं बट बहुत सारे अधिकार अपने पास क्या कर लेते हैं? पकड़ के बैठ जाते हैं। उसको बोलते हैं कि आपने क्या किया है? कंडीशनल एप्रोप्रिएशन किया है। ठीक है जी। और आखिरी बेटा इसके अंदर 24, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जनरली क्वेश्चन यहां से काफी आता है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। ये कौन सी कहानी है? सर जहां पर गुड्स आपने बायर को दे दिए और इस कंडीशन के साथ दिए कि बायर आपको अप्रूवल देगा तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, कि हाँ मुझे गुड्स लेना मंजूर है, मुझे पसंद है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे केसेस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होती है? उन्होंने कहा जी ऐसे केसेस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर 3 केसेस में होती है। नंबर 1, या तो बायर एक्सप्रेसली अपना अप्रूवल दे दे। नंबर 2, वो उन गुड्स के साथ कुछ ऐसा करे जिससे ये इंडिकेशन मिले कि उसने गुड्स को अप्रूवल दे दिया है। जैसे वो उन गुड्स को आगे किसी को बेच दे, वो उन गुड्स के ऊपर अपना मार्क लगा ले, उन गुड्स की शेप चेंज कर ले, कुछ पैकेजिंग चेंज कर ले, उनको आगे प्लेज कर ले। तो हम मान लेंगे तुमने गुड्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तुमने अपना मानकर उस पर काम करना शुरू कर दिया, गुड्स तुम्हारे हुए। इसको बोलते हैं बेटा इंप्लाइडली बताना। नंबर 3, कुछ नहीं बोलता, ना हाँ बोलता है ना बोलता है। ऐसे केस में, चुप्पी के केस में बेटा, अगर आपने हाँ या ना बोलने का एक समय बताया था, 7 दिन के अप्रूवल पे भेजा था, वो 7 दिन में ना हाँ बोलता है ना बोलता है, लेकिन गुड्स अपने पास रख के बैठा रहता है, प्रॉपर्टी उसकी हुई। सर अगर मैंने 7 दिन बताया ही नहीं था तो रीजनेबल टाइम के बाद भी अगर वो हाँ या ना नहीं बोलता और अपने पास गुड्स रख के बैठा रहता है, तो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? बायर की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये 3 कहानियां हैं। When he signifies his approval or acceptance to the seller expressly, impliedly में, when he does something to the goods which is equivalent to accepting the goods, example he pledges it or sells it. और नंबर 3, when he does not signify his approval or acceptance to the seller but retains the goods without giving notice of rejection, then if the time has been fixed for return of goods on expiry of such time and if no time has been fixed on the expiry of reasonable time। और बेटा कैश और अपना अप्रूवल बेसिस के अगेंस्ट एक और होता है बेटा कैश और रिटर्न बेसिस। अभी तक आप अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की बात कर रहे थे, यहां दूसरा केस कौन सा है? कैश और रिटर्न बेसिस। कैश और रिटर्न बेसिस मतलब क्या है? आपको गुड्स दिए जा रहे हैं इस कंडीशन के साथ कि आपको प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब आप इसके पैसे दे दोगे। तो ऐसे केस में बेटा मैंने बिना पैसे दिए उन गुड्स को आगे बेच दिया, बिना पैसे दिए मैंने उन्हें आगे प्लेज कर दिया, क्या मेरे पास प्रॉपर्टी आई? नहीं आई, क्योंकि यहां पर इंप्लाइडली वाली कोई कहानी ही नहीं है। यहां पर आपको प्रॉपर्टी कब मिलेगी? जब आप उसके पैसे देंगे। तो अगर आप बिना पैसे दिए उनको आगे बेच भी रहे हैं तो ना आपके पास टाइटल है ना आपके आगे वाले बायर के पास क्या है? टाइटल है। टाइटल किसका है? सेलर का ही है। लेकिन अगर ये अप्रूवल बेसिस पे होता,
तो ए ने बी को अप्रूवल पे दिया, बी ने आगे सी को बेच दिया, तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? सर सी की हो गई, बिकॉज जब बी ने बेचा तो प्रॉपर्टी किसके पास आ गई थी? बी की, और बी ने वो प्रॉपर्टी किसको दे दी है? सी को दे दी है। तो ऐसे केस में आप कहोगे प्रॉपर्टी सी की है। बट अगर ये कैश और रिटर्न बेसिस पे दिया गया था बी को, तो ऐसे केस में कहीं हाल नहीं पड़ा गलेगा, ऐसे केस के अंदर आप चाहें भी तो बेटा आपने पीछे पैसे नहीं दिए, तो ऐसे केस के अंदर सी के पास तो प्रॉपर्टी छोड़िए, आपके खुद के पास क्या नहीं आई है? प्रॉपर्टी नहीं आई है। आज भी प्रॉपर्टी किसकी है? ए की प्रॉपर्टी। तो इस पे जल्दी बेटा पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, कैश और रिटर्न बेसिस पे भी आ सकता है। तो कैश और रिटर्न बेसिस में वो जो मर्जी गाथाएं गाता रहे कि 15 दिन से वापस नहीं किए, आगे किसी को बेच दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। आप कहोगे क्या नहीं दिया? पैसा नहीं दिया ना। अभी तक प्रॉपर्टी किसकी नहीं हुई है? बायर की प्रॉपर्टी आज भी किसकी है? सेलर की है। ठीक है जी, ये बेटा कहानी है आपकी पूरी की पूरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के वेन वाले पार्ट की। तो वेन वाले पार्ट को हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ था, स्पेसिफिक, अनसर्टेन और कौन सा? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। 19, 20, 21, 22 स्पेसिफिक, 18, 23, 25 अनसर्टेन और 24 का केस अप्रूवल बेसिस का। 26 मैंने ऑलरेडी करा दिया आपके साथ। इस टॉपिक का बेटा आखिरी पार्ट कब होती है हमने बता दिया, क्यों चाहिए होती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर वो बता दिया। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक रूल याद रखिए, आप अपने से बेहतर प्रॉपर्टी सामने वाले को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं बेटा रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑन सेल। तो कब ट्रांसफर हुई उसको हमने छोड़ दिया, क्यों करनी है वो भी हमने कर लिया। अब जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, एक रूल और याद रखो 27 का, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। तो अगर आपके खुद के टाइटल में कमी है, आप बस उतना टाइटल ही आगे दे पाओगे जितना आपका। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास खुद कोई टाइटल नहीं है तो आप कभी आगे क्या नहीं दे पाओगे? टाइटल नहीं दे पाओगे। तो आप खुद गुड्स के ओनर नहीं हो, आपने खुद गुड्स चुराए हैं, थेफ्ट से लिए हैं, कोर्जन से लिए हैं, इन सब केसेस में आपके पास क्या नहीं है? टाइटल नहीं है। तो आप भी जनरली गुड्स को आगे क्या नहीं कर पाओगे? एक गुड टाइटल नहीं दे पाओगे। इन अदर वर्ड्स, एक सेलर बेटा अपने से बेहतर टाइटल आगे नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं 27 का रूल। और 27 के रूल को बेटा लैटिन प्रिंसिपल में बोलते हैं नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, दैट इज नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जो आपके खुद के पास नहीं है, आप किसी आगे को क्या नहीं कर सकते हैं? ट्रांसफर नहीं कर सकते। और यहीं से बेटा बेसिक रूल निकल के आया कि अगर मेरे खुद के टाइटल में कमी है तो मेरे बायर के टाइटल में भी क्या ही होगी? वो कमी पास ऑन होगी। इसको बेटा 27 का बेसिक रूल बोलते हैं। सेक्शन 27 lays down that the where a goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell the goods under the authority or with the consent of owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller has. In other words, बेटा अगर आपको गुड्स के ऊपर अच्छा टाइटल चाहिए, एक जिसे कहते हैं ना अनडिस्प्यूटेड टाइटल चाहिए, तो दुनिया में 2 ही व्यक्ति हैं जो आपको ये दे सकते हैं, या तो उन गुड्स का ओनर या उस ओनर का ऑथराइज्ड एजेंट। इसके अलावा आप किसी से भी अगर गुड्स खरीदेंगे तो मान के चलिए आपके टाइटल पे आज नहीं तो कल सवाल जवाब लगेंगे कि इस व्यक्ति ने तुम्हें टाइटल कैसे दे दिया, क्योंकि इसके खुद के पास ही क्या नहीं था? टाइटल नहीं था। तो ये 27 का बेसिक रूल है कि अगर आप ओनर से या उसके ऑथराइज पर्सन से नहीं ले रहे हैं तो जनरली आपके पास गुड टाइटल नहीं आएगा। अब इसका बेटा कई एक्सेप्शन है कि आपका एक पर्सन अपने से बेहतर टाइटल नहीं दे सकता, यानी कि ओनर आपको ही गुड्स बेच सकता है। इसका एक्सेप्शन ये है, जहां हम ये बात करने जाएंगे कि कुछ केस ऐसे हैं जहां पर नॉन ओनर भी अच्छा टाइटल दे देते हैं। सर अब ये कौन सा केस है जहां पर नॉन ओनर भी अच्छा टाइटल दे देते हैं? नीचे बेटा नीचे उन्होंने 27 के एक्सेप्शन बनाई। 27 के नीचे अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो 27 खुद 2 एक्सेप्शन डालता है, देन 28, 29, 30 एक्सेप्शन देते हैं, और कुछ एक्सेप्शन बेटा अदर एक्ट से निकल के आती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आती है। इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां वो आपसे जनरली ये रूल पूछेंगे, पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज, आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल? या वो आपको लैटिन प्रिंसिपल दे देंगे, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू दिस प्रिंसिपल। तो दोनों बातों में आपको सारी एक्सेप्शंस बतानी पड़ेंगी। तो हम इसमें बात करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। कब कब 27 की एक्सेप्शन लगती है कि एक व्यक्ति जो शायद खुद अच्छा टाइटल नहीं रखता बट वो आपको अपने से बेहतर टाइटल दे देता है। पहला केस, पहला बेटा निकल के आता है सेक्शन 27 के नीचे लगे हुए प्रोवाइडेड दैट से।
जहां उन्होंने कहा अगर आप गुड्स मर्केंटाइल एजेंट से खरीदते हो। मैंने कहा मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? उन्होंने कहा वो एजेंट जो एक बिजनेस के अंदर ये ताकत रखता है कि वो अपने प्रिंसिपल के ब्याह पर गुड्स खरीद सकता है, बेच सकता है, उधार ले सकता है, उधार चुका सकता है। ऐसा व्यक्ति जनरली क्या कहलाता है? मर्केंटाइल एजेंट। तो मैंने कहा आपने अभी तो ऊपर लिखा कि अगर किसी एजेंट से गुड्स खरीदो तो गुड टाइटल मिलता है, फिर एक्सेप्शन में क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो रूल है। अब एक्सेप्शन सुनो। एक्सेप्शन ये कह रही है कि कई बार एजेंट को बेचने की ताकत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी गुड्स क्या कर देता है? बेच देता है, और आपको ये बात नहीं पता चलती कि एजेंट को बेचने की ताकत नहीं थी। क्योंकि दिक्कत यह है बेटा, मुझे क्या पता एजेंट इतने सारे सामान लेके बैठा है अपने प्रिंसिपल के, कौन सा वो बेच सकता है, कौन सा नहीं बेच सकता। तो मैंने एक गुड फेथ में ऐसे एजेंट से जिसको प्रिंसिपल ने गुड्स दिए थे और उसे शायद बेचने का अधिकार नहीं दिया था, वो एजेंट गुड्स आकर मुझे बेच देता है, तो वैसे तो 27 के हिसाब से इज नॉट एन ऑथराइज्ड एजेंट, मुझे टाइटल नहीं मिलना चाहिए। बट मेरी क्या गलती? मुझे कैसे पता चलेगा कभी ऑथराइज्ड होता है और कभी ऑथराइज नहीं होता? तो ऐसे केस में बेटा 27 ने एक्सेप्शन बताया कि एक मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग विद इन द कोर्स ऑफ हिज अथॉरिटी, अगर अपने प्रिंसिपल से आए हुए गुड्स जिनको वो बेचने का अधिकार नहीं रखता था, ये एक प्राइस से नीचे बेचने का अधिकार नहीं रखता था, वो उन्हें आपको बेच देता है और आपको ये नहीं पता चलता, आपको ये कोई भनक नहीं लगती कि इस एजेंट के पास क्या नहीं है? बेचने की ताकत नहीं है, यू विल गेट गुड टाइटल। आपके टाइटल को प्रिंसिपल क्या नहीं कर पाएगा? चैलेंज नहीं कर पाएगा। ये पहली एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं बेटा सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। कब लगती है? बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविजन a mercantile agent can convey a good title to buyer even though he sells the goods without having any authority from the principal provided following conditions are satisfied। क्या क्या बात पूरी होनी चाहिए? उसके बाद बेटा गुड्स होने चाहिए, गुड्स नहीं है तो गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होने चाहिए। ये गुड्स या गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बेटा उसको प्रिंसिपल ने खुद दिए होने चाहिए। वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे नॉर्मल बिजनेस करता है, आपके पास आता है, अपने आप को एजेंट दिखाता है और आपको ये गुड्स बेच जाता है बिना ये बताए कि मुझे बेचने की ताकत नहीं है, और आपको कोई थोड़ी सी भी भनक नहीं होती। इस थोड़ी सी भी भनक नहीं होती को हम क्या लिखते हैं? बायर एक्ट्स इन गुड फेथ विदाउट नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि आपके एजेंट के पास क्या नहीं थी? अथॉरिटी नहीं थी। ऐसे केस में भले ही अनऑथराइज्ड पर्सन से आपने गुड्स खरीदे हैं, यू विल गेट अ गुड टाइटल, आपको अच्छा टाइटल मिलेगा। ये बेटा 27 की पहली एक्सेप्शन जो कहां बताई गई है? प्रोविजो 27 के अंदर। फिर 27 में एक एक्सेप्शन और है बेटा, उसका नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। क्या कहती है ये एक्सेप्शन? उन्होंने कहा जी इस केस के अंदर जो ओनर ऑफ गुड्स है ना, उसने अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से, अपनी ओमिशन से दुनिया को यह बिलीव कराया कि वो ओनर नहीं है, कोई और व्यक्ति ओनर है। और जब उस और व्यक्ति ने, जो ओनर नहीं है, उसने गुड्स किसी और को बेच दिए, क्या ये ओनर, ट्रू ओनर, अब ये कह सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास टाइटल नहीं गया? नहीं। दिक्कत यह है बेटा, नो डाउट वो व्यक्ति जो बेच रहा है वो ओनर नहीं था, नो डाउट वो व्यक्ति जो बेच रहा है वो ओनर का एजेंट भी नहीं था, बट एक तकलीफ है, ओनर ने आज तक दुनिया को क्या दिखाया कि यही व्यक्ति ओनर है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया बेटा, जहां मैंने अपना फोन लाकर अपनी वाइफ को दे दिया था, सबको वो बोलती थी उनका फोन है, और मैंने आज तक किसी के सामने मना नहीं किया। तो जिस दिन वो जाकर बेटा वो अपना फोन अपने फ्रेंड को बेच देंगी, क्या मैं उस दिन मना कर सकता हूं? नहीं, बिकॉज आज तक मैं एस्टॉपर, मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, आखिरी दिन भी मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन से बंधा रहूंगा। इसको बोलते हैं बेटा कौन सा केस? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। तो भले ही वो व्यक्ति ओनर नहीं है, बट क्योंकि ओनर रिप्रेजेंट कर कर उसको ओनर दिखा रहा था, तो ओनर एस्टॉप्ड किया जाएगा, रोका जाएगा कि अब तुम उस व्यक्ति का टाइटल, उस व्यक्ति की ओनरशिप डिस्प्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज आज तक तुम उसे क्या दिखा रहे थे? ओनर दिखा रहे थे। ठीक है जी, ये हो गया बेटा 27। तो ऐसे केस में लिया तो आपने उस व्यक्ति से जो ओनर नहीं था, बट आपको टाइटल मिल गया। तीसरा केस 28 में, आपने बेटा प्रॉपर्टी खरीदी है एक जॉइंट ओनर से, सेल बाय जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर की कहानी क्या है? सर जॉइंट ओनर वो होता है जिसको प्रॉपर्टी में ना पूरा अधिकार नहीं होता, कुछ अधिकार होता है। तो 1/3 का, 1/4 का, 1/6 का, 1/5 का ओनर होता है। जनरल रूल ये है बेटा, जितने का वो ओनर है वो आपको उतना ही दे सकता है। तो अगर वो आपको अपने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा बेचेगा
तो बाकियों के साथ आपको 1/4 का मेंबर बना के जा सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं बेच सकता। बट हुआ क्या कि सर एक जॉइंट ओनर था जो गुड्स की पोसेशन में था विद द कंसेंट ऑफ ऑल द जॉइंट ओनर्स, और इस जॉइंट ओनर ने ये बताए बिना कि ये जॉइंट ओनर है, एक इनोसेंट बायर को, एक गुड फेथ वाले बायर को सारे गुड्स बेच दिए। अब बाय लॉजिक बेटा ये 1/4 तो दे ही सकता था, बट क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जिससे मैं खरीद रहा हूं वो क्या है, जॉइंट ओनर है, उसके पास सिर्फ 1/4 बेचने का ही अधिकार है, कानून कहता है आपको पूरा टाइटल मिलेगा। तो ऐसे केस में बेटा एक जॉइंट ओनर जो या तो गुड्स की पोसेशन में है या गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के पोसेशन में है, और ये गुड्स की पोसेशन और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की पोसेशन चोरी से नहीं आई है, बाकी जॉइंट ओनर के कंसेंट से आई है, और ऐसा जॉइंट ओनर ये प्रॉपर्टी आगे बेच देता है एक गुड फेथ वाले बायर को बताए बिना कि मैं जॉइंट ओनर हूं, तो बायर को क्या मिलता है, कंप्लीट टाइटल मिलता है। मैंने यहां पर आपको काऊ वाला एग्जांपल दिया था कि सर 3 भाई थे, मिलके गाय भैंस ओन करते थे, 2 ने काम छोड़ दिया, वो अपने गाय के शहर रहने लग गए, एक ने पीछे से उनमें से किसी गाय को उठाकर किसी को बेच दिया। तो नो डाउट उसके पास बेटा पूरा टाइटल नहीं था, बट क्योंकि वो जॉइंट ओनर है और विद द कंसेंट ऑफ जॉइंट ओनर्स पोसेशन में है, तो एक गुड फेथ वाले बायर को वो क्या दे जाएगा, पूरा टाइटल दे जाएगा। ये 28 की कहानी है। तो वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स ऑफ द गुड्स हैज सोल पोसेशन ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ को-ओनर्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय एनी पर्सन हु बाइज देम फ्रॉम सच जॉइंट ओनर इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल द गुड्स। अच्छा ये एक्सेप्शन है कैसे, क्योंकि सर अगर ये 28 ना होता ना तो कायदे से फिर बायर को सिर्फ 1/4 हिस्सा ही मिलना चाहिए था। ये 28 है जो बायर को 1/4 की जगह क्या दिलवा रहा है, पूरा का पूरा हिस्सा दिला रहा है। ठीक है जी। देन 29 सेल बाय पर्सन इन पोसेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति बेटा जिसको खुद को गुड्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मिले हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कब मिलते हैं, जब सर वो पीछे वाले पे कोर्जन एक्सरसाइज करके आया है, पीछे वाले पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके आया है, उस पे फ्रॉड किया है, उस पे मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, धोखाधड़ी करके उससे गुड्स ले आया है। अब फिलहाल उस व्यक्ति के पास अधिकार है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकता है, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। बट इससे पहले वो बेचारा बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर पाता, इस व्यक्ति ने बड़ी समझदारी दिखाई, इसने गुड्स आगे किसी को बेच दिया, और जिसको आगे बेचे उसको कोई भनक नहीं है कि इस व्यक्ति के पास गुड्स फ्रॉड से मिस रिप्रेजेंटेशन से आए हैं। ऐसे केस में बेटा आगे वाले व्यक्ति का टाइटल एक गुड टाइटल होता है। इन अदर वर्ड्स वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कोर्जन हुई है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, वो अपना वॉइडेबिलिटी का अधिकार खो देता है। इन अदर वर्ड्स आप ये वॉइडेबिलिटी तब तक रखते हैं जब तक किसी थर्ड पार्टी के क्या नहीं आ जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं आ जाते हैं। ये बात कहां बताई गई है, 29 के अंदर। तो मैंने पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड पोसेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड ही सेल्स दोस गुड्स बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिसिंडेड, द बायर ऑफ सच गुड्स एक्वायर्स गुड टाइटल टू देम प्रोवाइडेड द बायर एक्ट विद गुड फेथ एंड विदाउट द नोटिस ऑफ सेलर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। फिर सर 30 में 2 केस हैं, 30 सबसेक्शन 1 एंड 30 सबसेक्शन 2। 30 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सर एक सेलर जिसने गुड्स बेच दिए हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, लेकिन वो आज भी बायर के गुड्स की पोसेशन में है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा, आप टीवी खरीद लाए लेकिन टीवी अभी दुकान पर ही छोड़ा है, और वही सेलर उठाकर उसी टीवी को किसी और को बेच देता है। और ऑब्वियसली बेटा जो बायर आएगा उसको बिल्कुल भनक नहीं होगी कि एक टीवी की दुकान के ऊपर एक टीवी ऐसा खड़ा है जो बिका खड़ा है, तो सेलर ने उठाकर उसे क्या कर दिया, बेच दिया। ऐसे केस में बेटा आपका टाइटल, सेकंड टाइटल, जो सेकंड बार आया उसका टाइटल क्या माना जाएगा, गुड टाइटल माना जाएगा। तो एक सेलर हु इज इन द पोसेशन ऑफ गुड्स इवन आफ्टर सेल अगेन सेल्स इट टू अ बायर इन गुड फेथ, द बायर गेट्स अ गुड टाइटल। और दूसरा केस बेटा बायर गुड्स ले आया है, टाइटल नहीं लाया, और वो आगे गुड फेथ वाले पर्सन को क्या कर देता है, बेच देता है, ही ट्रांसफर्स अ गुड टाइटल। तो 2 कहानी याद रखनी है, आप गुड्स ले की प्रॉपर्टी ले आए, गुड्स सेलर के पास छोड़ा है, सेलर बेच देता है, गुड टाइटल। आप प्रॉपर्टी नहीं लाए, सिर्फ गुड्स ले आए, आप किसी गुड फेथ वाले को बेच देते हो, आगे वाले को गुड टाइटल मिल जाएगा। तो ये 2 कहानी है, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन पोसेशन, and sale by buyer obtaining possession before the property and goods has vested in him। तो इसको एक पोसेशन मिल गई है लेकिन अभी तक उसके पास क्या नहीं आई है, प्रॉपर्टी नहीं आई है। और लास्ट में बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया हुआ पॉइंट, सेल अंडर प्रोविजंस ऑफ एक्ट।
नंबर एक, पहला, जब ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर ऑफ कंपनी बेटा गुड्स बेचता है, तो क्योंकि वो होते कंपनी के हैं बट कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड व्यक्ति होता है, तो ये जब बेचेगा तो इससे भी जो व्यक्ति गुड्स एक्वायर करता है ही गेट्स अ गुड टाइटल। सिमिलरली अगर आप फाइंडर ऑफ गुड्स हैं तो फाइंडर ऑफ गुड्स जब गुड्स बेचता है तो आगे वाला व्यक्ति गेट्स अ गुड टाइटल। सिमिलरली आप पोनी हैं, आपको कोई गुड्स प्लेज करके गया था, वो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा, आपने गुड्स उठाकर क्या कर दी हैं, बेच दी हैं, तो भले ही आप गुड्स के ओनर नहीं हैं, यू ट्रांसफर अ बेटर टाइटल। और एक बेटा टॉपिक हमने अभी लास्ट में करना है, जब अनपेड सेलर क्या करता है, गुड्स बेचता है, तो अनपेड सेलर का मतलब ही क्या होता है, वो गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुका था, क्योंकि बायर ने पैसे नहीं दिए, उसने उस गुड्स पे लीन एक्सरसाइज किया, और जब फिर भी नोटिस देने के बाद पैसा नहीं आया, उसने वो गुड्स उठाकर बेच दिए। अब क्योंकि वो खुद तो ओनर था नहीं, उसने गुड्स बेचे, क्या आगे बायर को गुड टाइटल मिलेगा? यस। तो ये वाली बात कहां लिखी हुई है, अनपेड सेलर की रीत से। तो टोटल बेटा एक्सेप्शन देखें तो बहुत सारी एक्सेप्शन है। नंबर एक, मर्केंटाइल एजेंट। नंबर दो, एस्टॉपल। नंबर तीन, जॉइंट ओनर। नंबर चार, पोसेशन एंड अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पांच, सेलर जो सेल के बाद पोसेशन में है। छह, बायर जो सेल से जो प्रॉपर्टी से पहले पोसेशन में आ गया है। अनपेड सेलर, और लास्ट में क्या है हमारे पास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 पॉइंट, जहां पर ऑफिशियल रिसीवर, फाइंडर और पोनी का केस है। तो अगर क्वेश्चन आता है ना, अच्छा खासा कंटेंट है, बड़ी आसानी से 7 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर हैंडल किया जा सकता है। ठीक है जी, ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट, जहां हमने बेटा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हमने व्हेन वाली बात कवर करी, वाई वाली बात कवर करी, तीसरा हाउ वाली बात कवर करी कि बेसिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होती है। मैंने कहा जितनी मेरी होती है उतनी ही आगे के पास जाती है, बट इसके कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड द रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल, 18 से लेकर 30 तक का कंसेप्ट। अब आते हैं बेटा इसके चौथे पार्ट के ऊपर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब हम थोड़ी सी देर में बेटा जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर्टी की दुनिया से बाहर निकल रहे हैं, बहुत मेहनत कर ली प्रॉपर्टी के ऊपर। अब हम सेल के बाकी 2 हिस्सों पे आ रहे हैं कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का मतलब ही क्या है। जब आप किसी गुड्स के बेटा परचेज या सेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बावरा हुआ पड़ा है, पागल हुआ पड़ा है प्रॉपर्टी के पीछे, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। आप और मैं प्रॉपर्टी खरीदने नहीं जाते, हमें तो क्या चाहिए होती है, हमें गुड्स की डिलीवरी चाहिए होती है, और सेलर को उसका क्या चाहिए होता है, प्राइस चाहिए होता है। और इसलिए बेटा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया 31 ने। उसने कहा प्रॉपर्टी को रखो अब साइड में, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफॉर्म किया हुआ तब माना जाता है जब 3 बातें पूरी होती हैं। सेलर गुड्स की डिलीवरी देता है, बायर उन गुड्स को एग्जामिन करके इंस्पेक्ट करता है और एक्सेप्ट कर लेता है, और उसकी पेमेंट कर देता है। जब ये 3 काम में हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो गया है, पूरा हो गया। इस बात को 31 ने क्लियरली लिखा, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सेलर टू डिलीवर द गुड्स, द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये जिम्मेवारी है सेलर की कि वो गुड्स की डिलीवरी करे, बायर की जिम्मेवारी है कि वो उन्हें एक्सेप्ट करे, उनको पे करे इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब ये डिलीवरी कब होनी है, कहां होनी है, पहले डिलीवरी होगी, पहले प्राइस पे होगा, ये सब बातें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से तय कर सकते हैं। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से तय नहीं करोगे तो 32 से लेकर 44 वाले रूल आप पर लगेंगे। तो बेटा हो सकता है 32 से 44 हमें लगाना ही ना पड़े, क्योंकि जनरली पार्टीज ये तय कर लेती हैं कि हाँ डिलीवरी इस दिन होगी, इतनी किश्तों में होगी, तुम इस दिन डिलीवरी लाओगे, मैं इस दिन पैसे दूंगा, बातें खत्म। फिर 32 से 44 के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ये बातें नहीं बताते, टाइम, प्लेस, मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, प्राइस ये नहीं बताते हैं, देन द रूल्स अंडर 32 टू 44 अप्लाइज। और ये रूल्स कहते क्या हैं, इससे पहले बेटा रूल्स पे आए, पहले हमने ये देखा डिलीवरी बोलते हैं किसको हैं। एक लोता क्वेश्चन जो यहाँ पे काफी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ये 2 क्लॉज 2 का और सेक्शन 33 का क्वेश्चन है। 2 क्लॉज 2 बेटा ये डिफाइन करता है डिलीवरी होती क्या है, 33 ये बताता है डिलीवरी कैसे कैसे करनी होती है। डिलीवरी होती क्या है, उन्होंने कहा जी डिलीवरी ऑफ गुड्स मींस द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोसेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बेटा पहली बार पोसेशन की बात आई, अभी तक प्रॉपर्टी पे लगा हुआ था। डिलीवरी होती है जब गुड्स की पोसेशन एक व्यक्ति से दूसरे को दे दी जाती है वॉलंटरली। फोकस वाली बात भी वॉलंटरली होनी चाहिए। अगर कोई छीन के ले जाता है
सर पे बंदूक रख के ले जाता है, वो क्या नहीं माना जाता, डिलीवरी नहीं माना जाता। तो इफ द ट्रांसफर ऑफ पोसेशन ऑफ गुड्स इज नॉट वॉलंटरी, द पोसेशन इज ऑब्टेन्ड अंडर अ पिस्टल पॉइंट और बाय थेफ्ट, इट इज नॉट डिलीवरी। अब आइए बेटा 33 के रूल पर, डिलीवरी कैसे कैसे होती है, डिलीवरी कैसे कैसे होती है। मैं 33 सीधा सीधा लिखता ही नहीं, वो एक बहुत जेनरिक बहुत कॉमन भाषा लिख देता है जिसमें बहुत कुछ आ जाता है। वो कहता है जी डिलीवरी मीन्स डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in the possession of buyer or any person authorized to hold on behalf of buyer। तो बायर या बायर के एजेंट की पोसेशन में गुड्स को लाने के लिए जो भी काम किया जाता है वो सब क्या होती हैं, डिलीवरी होती है। हमने कहा ये जो भी काम क्या होता है, यहां बेटा हमने फिर अपने कॉमन सेंस से 3 बातें बताई कि जो भी काम 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप उसे सच में गुड्स देते हैं, एक्चुअल डिलीवरी, गुड्स को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई सिंबल कोई टोकन देते हैं, कोई रेलवे रिसीट देते हैं, कोई चाबी देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंबलिक डिलीवरी। या कई बार सिर्फ जुबान देते हैं। ये जुबान देना क्या होता है कि सर गुड्स किसी और के पास पड़े थे, मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आज से तुम बायर के लिए होल्ड करते हो, उस व्यक्ति ने बायर को कहा कि हां मैं तुम्हारे लिए होल्ड करता हूं, और बायर इस बात को मान गया। तो गुड्स एक रत्ती भर भी नहीं हिले, मैंने कोई सिंबल नहीं दिया, मैंने बस इंस्ट्रक्शन दी उस थर्ड पार्टी को, उस थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज किया बायर के आगे और बायर ने अपना कंसेंट दे दिया। इसको भी क्या मान लिया जाता है, डिलीवरी। इसको बोलते हैं बेटा डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसके नाम क्या होते हैं, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, या इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो डिलीवरी 3 तरह की होती है। डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले नॉर्मल तरीका बेटा, गोल्ड देना है, गाड़ी देनी है सामने वाले को, दो, वेयर द गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू द बायर, इट इज नोन एज एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टेड क्या होती है, इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोसेशन ऑफ गुड्स। सच ए डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द पोसेशन ऑन गुड्स ऑफ द सेलर, व्हेन द पर्सन इन गुड्स ऑन पोसेशन ऑफ द गुड्स ऑफ सेलर एक्नॉलेजेस in accordance with the seller's orders that he holds the goods on behalf of buyer and the buyer has assented to it। बेटा 3 बातें होती हैं, सेलर ऑर्डर देता है, वो पर्सन एक्नॉलेज करता है, और बायर क्या देता है, अपनी असेंट देता है। इन सच अ केस ऑफ डिलीवरी all the 3 parties, namely the seller, the person holding the seller goods and the buyer must कॉन्कर, तीनों का कंसेंट होना चाहिए, तब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। और तीसरा क्या होता है, सिंबलिक डिलीवरी। जहां बेटा आप कुछ देते हो लेकिन वो कुछ गुड्स नहीं होता, गुड्स को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कोई रेलवे रिसीट, कोई बिल ऑफ लेडिंग, इवन कई बार वेयर हाउस की चाबी, ये चीजें होती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, सिंबलिक डिलीवरी। वेयर देयर इज ए डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट में बी मेड बाय हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स लाइक bill of lading, railway receipt, delivery orders or the key of warehouse containing the goods is handed over to the buyer। ये सब क्या माना जाता है, सिंबलिक डिलीवरी। तो ये बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिलीवरी क्या होती है और डिलीवरी के मोड्स क्या होते हैं। तो मोड्स के लिए पहले आप 33 की भाषा बताएंगे और फिर आप बोलेंगे इस भाषा के बेसिस के ऊपर डिलीवरी 3 तरह की हो सकती है, एक्चुअल हो सकती है, सिंबलिक हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, 32 से लेके बेटा 44 के रूल्स, एक एक करके बात शुरू करते हैं बेटा। डिलीवरी के रूल्स, पहले हमने 33 तो कवर कर लिया, 33 से पहले बेटा 32 आता है, 32 जो हमने कवर नहीं किया। 32 एक लड़ाई सुलझाता है कि पहले डिलीवरी होगी कि पहले प्राइस होगा, पहले तुम पैसे दोगे फिर मैं डिलीवरी दूंगा, या पहले मैं पैसे डिलीवरी दूंगा फिर तुम क्या करोगे, पेमेंट करोगे। और आप ध्यान रखिएगा बेटा 32 तब लगता है जब पार्टीज कुछ डिसाइड नहीं करती। अगर पार्टीज डिसाइड कर लेती तो मुझे मेहनत करना ही नहीं पड़ता, अगर पार्टीज कोई डिसाइड नहीं करती तो 32 कहता है कोई पहले नहीं कोई बाद में नहीं, दोनों एक साथ होंगे। दैट मीन्स दे हैव टू बी साइमल्टेनियसली कॉन्कुरेंटली। इन अदर वर्ड्स, बायर को पैसा तब तक देने की जरूरत नहीं है जब तक सेलर गुड्स तैयार कर डिलीवरेबल स्टेट में रेडी ना खड़ा हो, और सेलर को गुड्स की पोसेशन तब तक देने की जरूरत नहीं है जब तक बायर सामने से विलिंग टू पे ना दिख रहा हो। तो दोनों काम इकट्ठे होंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा। तो दैट इज 32। डिलीवरी एंड पेमेंट आर concurrent conditions unless otherwise agreed. The delivery of goods and payment of price are concurrent condition, that is the seller should be ready and willing to deliver the goods to the buyer in exchange for price, and the buyer should be ready and willing to pay the price in exchange of possession of goods simultaneously, just like in sale of a
काउंटर सेल, जैसे बेटा एक कैश सेल होती है काउंटर के ऊपर, जनरली वो कहते हैं सेल ऐसी ही होनी चाहिए जब दोनों पार्टीज क्या हो, तैयार खड़ी हो। 33 हम कवर कर ही आए। डिलीवरी होती कैसे, इट हैज एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द हैंड्स ऑफ बायर, ये एक्चुअल सिंबलिक कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। 34 पे आ जाइए। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू पास ऑन डिलीवरी। 34 बेटा लगता ही तब है जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज ने एग्री किया है कि प्रॉपर्टी डिलीवरी होने पर ट्रांसफर होगी। क्या ऐसा एग्री किया जा सकता है? यस, आपको बेटा 19 ने ताकत दी थी स्पेसिफिक गुड्स में जो मर्जी एग्री करिए। तो आपने क्या एग्री किया, जब गुड्स मुझे डिलीवर हो जाएंगे तब क्या होगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। प्रॉब्लम नहीं आई कि बेटा गुड्स ना पूरे डिलीवर नहीं हुए, थोड़े से डिलीवर हुए, और यहां से 34 को बीच में घुसना पड़ा कि क्या कभी कभी थोड़ा सा डिलीवर करना सारा डिलीवर किया हुआ माना जा सकता है। 34 ने कहा हां, कई बार पार्ट डिलीवरी जो विद द इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग द होल होती है, या इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं इन प्रोग्रेस ऑफ होल होती है। थोड़ा सा सामान देना भी कई बार क्या हो जाता है, सारा सामान देने के बराबर होता है। जो मैंने बेटा वो आपको शिप का एग्जांपल दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट ये था कि शिप जब इंडिया के शोर पर आ जाएगी तब डिलीवरी होगी और तब क्या मान प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। शिप आ गई बेटा, बायर जो है वो धीरे धीरे सामान उतरवा रहा है, कुछ वो ट्रक में उतरवा के ले गया है, कुछ मजदूरों के सर पर है, कुछ अभी भी शिप में पड़ा है, और शिप वाला सामान जल जाता है। क्या हम ये कह सकते हैं शिप वाले सामान की डिलीवरी ही नहीं हुई? अभी नहीं। जैसे ही बेटा बायर का ये कह लीजिए पहला बंदा वहां पैर रखा था ना, उसी समय पूरी शिप की क्या हो गई थी, डिलीवरी हो गई थी। ये जो तुम अपना प्रोसेस खेल रहे हो ना कि धीरे धीरे सामान निकल रहा है, तो मैं उस पार्ट डिलीवरी जो थोड़ी सी हो गई है उसको ही क्या मान लूंगा, पूरी डिलीवरी मान लूंगा। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू पास ऑन डिलीवरी। लेकिन यह सेक्शन लगता कब है, जब बेटा प्रॉपर्टी किस में ट्रांसफर होनी होती है, डिलीवरी पे। क्या ये हर जगह होती है? नहीं, तो वहां पर 34 लगाने की जरूरत आपको नहीं है। व्हेन द डिलीवरी ऑफ ए पार्ट ऑफ गुड्स हैज बीन मेड विद द इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग द रेस्ट आल्सो, द प्रॉपर्टी इन होल ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू पास टू द बायर as soon as some portion is delivered. But when a part of the goods is delivered with the intention of severing it from the whole, ही बेटा दो शिप रही हैं, एक आज आएगी एक परसों आएगी, तो आज आने से परसों वाली भी आ गई नहीं यहां, क्योंकि पहले ही समझ आ रहा है आपने खुद ही क्या कर ली है, दो हिस्से कर लिए हैं। द प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू पास टू द बायर इन दैट पोर्शन ओनली विच हैज एक्चुअली बीन डिलीवर्ड। दिस रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन मेड डिपेंडेंट अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये रूल सिर्फ तब लगता है। देन अगली बात बेटा, सेलर ने डिलीवरी करनी होती है या बायर ने डिलीवरी मांगनी होती है, ये बात को कौन हैंडल करता है? 35 वो कहते हैं जी सेलर तब तक डिलीवरी नहीं कर सकता जब तक बायर डिलीवरी के लिए क्या ना करे, डिमांड ना करे। जब तक आप ये बताओगे नहीं कि मैं डिलीवरी लेने को तैयार हूं, यहां ले आइए सामान, इस जगह डिलीवर कर दीजिए, इस समय ले आइएगा, तब तक सेलर कैसे डिलीवर करेगा? तो नो डाउट डिलीवर करना जिम्मेवारी किसकी है, सेलर की है। बट तब जब बायर क्या करता है, उसके लिए अप्लाई करता है, यानी कि उसके लिए रिक्वेस्ट करता है। तो ऑल्दो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, येट ही इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम until the buyer applies for the delivery. It is the duty of the buyer to demand a delivery, and if he fails to do so, he cannot blame the seller for non-delivery. तो आपकी जिम्मेवारी है आप डिलीवरी मांगे। तो बेटा 32 दोनों कॉन्करेंट कंडीशन है। 33 डिलीवरी कितने तरह की होती है। 34 पार्ट डिलीवरी भी कई बार फुल डिलीवरी मांगी जा सकती है। 35 डिलीवरी मांगना, डिमांड करना किसकी जिम्मेवारी है, बायर की। 36 इज इंपॉर्टेंट, 5 बातें बताता है। अगर आपने कुछ एग्री नहीं किया तो डिलीवरी कहां करनी होती है। मैंने कहा जी अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि प्रॉपर्टी उसी क्षण ट्रांसफर हो रही है, तो प्लेस एट विच गुड्स वर एट द टाइम ऑफ सेल, तो जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई डिलीवरी भी कहां ही होगी, वहीं पर होगी। अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो द प्लेस वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, तो एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पर वो गुड्स कहां थे, उस जगह पर क्या होगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अगर वो फ्यूचर गुड्स थे तो बात ही खत्म बेटा, उस समय बने ही नहीं थे तो कहां हो सकते थे, तो जहां पर वो क्या होंगे, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होंगे। इसमें आप तकलीफ समझ रहे हैं, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस बेटा फैक्ट्रियों में होंगे। एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो तो वो गुड्स की अगर प्लेस डिसाइड नहीं करोगे तो शायद उस समय वो गोडाउन में पड़े होंगे कहीं, तो आपको डिलीवरी लेने कहां जाना पड़ेगा, वहां पर। इसलिए बेहतर क्या है, क्या कर लीजिए,
प्लेस डिसाइड कर लीजिए। अदरवाइज सेल के केस में जहां सेल हुई, एग्रीमेंट टू सेल के केस में जहां एग्रीमेंट टू सेल हुआ, और फ्यूचर गुड्स के केस में जहां वो मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस होंगे वहां पर आपको डिलीवरी मिलेगी। डिलीवरी कितने समय में मिलनी चाहिए? मैंने कहा या तो टाइम तय कर लो, नहीं टाइम तय करोगे तो डिलीवरी कितने समय मिल जानी चाहिए? रीजनेबल टाइम में मिल जानी चाहिए। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है बेटा, ये केस टू केस वेरी करता है। कोई पेरिशेबल टाइप वाली आइटम है तो शायद घंटा 2 घंटा भी रीजनेबल टाइम होता है। कोई ऐसी चीज है जो सालों साल खराब नहीं होती, शायद 2 महीने बाद 1 महीने बाद भी क्या हो सकता है, रीजनेबल टाइम हो सकता है। देन ठीक है, रीजनेबल टाइम में करना चाहिए। किस आर पर, दिन के किस घंटे में करना चाहिए? उन्होंने कहा रीजनेबल आर में करना चाहिए। रीजनेबल आर बेटा जनरली वैसे बिजनेस आवर्स होते हैं, बट बिजनेस आवर्स जनरली बिजनेस के लिए ही होते हैं। तो रीजनेबल आवर्स अगेन डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। जैसे अमेजोन वाला करता है बेटा, वो घर में समझता है रात को 8 बजे 9 बजे भी रीजनेबल होता है, लोग जाग रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे भी आके कुरियर दे जाता है, कई बार सुबह 8 बजे भी आके खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर किसी ऑफिस में जा रहा है, उसको पता होना चाहिए रात को 8 बजे क्या होगा, ऑफिस बंद होगा, वहां नहीं जाना चाहिए। तो रीजनेबल आर क्या होता है, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा। तो रीजनेबल टाइम में करना है और रीजनेबल आर में करना है। देन अगली बात बेटा 36 की, कई बार डिलीवरी तब करनी होती है बेटा जब गुड्स किसी और के पास पड़े होते हैं। ये तो वो अटॉर्नमेंट वाली बात हो गई कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो और व्यक्ति बायर को क्या बोल दे कि मैं गुड्स तुम्हारे लिए रख के बैठा हूं, इसको भी क्या मान लिया जाएगा, डिलीवरी मान लिया जाएगा। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन द गुड्स आर इन पोसेशन ऑफ थर्ड पार्टी, तो व्हेन द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ सेल इन पोसेशन ऑफ थर्ड पार्टी, देयर इज नो डिलीवरी बाय द सेलर टू द बायर अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। और इस तरह की डिलीवरी को क्या बोलते हैं, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, और ये तीनों पार्टी से कंसेंट आती होती है। एंड लास्ट बात बेटा, डिलीवरी के खर्चे कौन भुगतता है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड, डिलीवरी के सारे खर्चे किसको भुगतने होते हैं? सेलर को। डिलीवरी के खर्चे बेटा सिर्फ कुरियर नहीं होता, कई बार गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट तक लाना। आपने बेटा अमेजोन से क्रॉकरी मंगवाई तो वो उठा के 2 गिलास लिफाफे में डाल देता हो, ये ले जाओ, नहीं बेटा, दुनिया जमाने की क्या करनी पड़ती है, पैकिंग करनी पड़ती है। तो उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाना, उसको आपके घर तक पहुंचाना, सब किसकी जिम्मेवारी है? सेलर की जिम्मेवारी है। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, डिलीवरी के सारे खर्चे, डिलीवरेबल स्टेट में लाने के सारे खर्चे कौन बियर करता है? सेलर बियर करता है। ठीक है जी। देन ये होगी 5 बातें जो कहां लिखी हुई थी 36 के अंदर। प्लेस, कितने समय में, किस समय, खर्चा, और अगर थर्ड पर्सन के पास हो तो क्या करना है। देन अगली बात 36 बेटा इंपॉर्टेंट है, 37 इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, आपको गलत क्वांटिटी मिल गई है। गलत क्वांटिटी बेटा 2 तरह की हो सकती है, आपने जितना मांगा उससे कम आया, आपने जितना मांगा उससे ज्यादा आया। तो बेटा मैंने 10 बोरी चावल मंगवाए, 6 आए, क्या ऑप्शन है मेरे पास? रिजेक्ट कर दूं कि 6 मेरे किसी काम के नहीं है? क्योंकि रिजेक्ट क्यों कर रहा हूं बेटा, क्योंकि 10 डिस्क्रिप्शन थी, और जब वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, रिजेक्ट कर सकता हूं। तो 6 को मैं रिजेक्ट कर सकता हूं। क्या मैं 6 लेकर 6 का प्रोपोर्शनेट प्राइस भी दे सकता हूं? यस। तो आप 6 लेकर 6 का प्रोपोर्शनेट प्राइस दे दो, या 6 को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। ज्यादा आ गए, 12 बोरियां आ गई, मैं 10 लेकर 2 रिजेक्ट कर सकता हूं। ये तो बेटा 12 था, 12 किलो आ गया तो मैं शायद अलग नहीं कर पाऊंगा, मैं सारा का सारा क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। तो आप सारा रिजेक्ट कर सकते हैं, जो आपका हिस्सा था उसको लेकर एक्सेस को रिजेक्ट कर सकते हैं, या सारा का सारा लेकर उसका प्रोपोर्शनेटली क्या कर सकते हैं, प्राइस। मैंने कहा कोई बात नहीं, 12 किलो तोल लाए, लाओ 12 के प्राइस ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 3 काम कर सकते हैं, आप एक्सेस को छोड़कर बाकी ले सकते हैं, सारा रिजेक्ट कर सकते हैं, या सारा एक्सेप्ट कर सकते हैं। और लास्ट, ये बेटा रॉन्ग क्वांटिटी है ही नहीं। तीसरा पॉइंट उन्होंने डाला, जब आपके गुड्स किसी और गुड्स से मिक्स होके आ जाते हैं। तो एक तरीका ये है, वो अलग हो सकते हैं, तो आप अलग कर कर बाकी को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। अलग हो ही नहीं सकते तो सारा का सारा क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। मैं वो मिक्सचर लेना चाहता हूं, नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि उस मिक्सचर का क्या नहीं निकल पाएगा, प्राइस नहीं निकल पाएगा। जब आपको 10 बोरियों में से 4 बोरी बासमती और 6 नॉर्मल आ गई, तो आप ये कहो कि मैं प्राइस देने को तैयार हूं, हाउ विल यू डिटरमाइन द प्राइस। तो एक तरीका ये है, 6 लेकर अपने वाली बाकी रिजेक्ट कर दो, ये सारा का सारा ऑर्डर ही क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो यहां 2 ही ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास। सेलर डिलीवर्स द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, द बायर में रिजेक्ट देम, एंड इफ द बायर एक्सेप्ट्स ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट।
seller delivers a buyer a quantity larger than contracted to sell, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest. अपने हिस्से का ले लो, बाकी छोड़ दो. He may reject the whole. If the buyer accepts the whole, he shall pay for them at the contract price. And the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with goods of a different description. कोई और goods mix करके ले आया. The buyer may accept the goods which are in accordance with the contracts and reject the rest, and or he may reject the whole goods. Then ये वाली बात होगी बेटा 37. आखिरी बात है 38. बेटा सेलर डिलीवरी लेके आया और वो अपने आप डिलीवरी की किश्तें बना रहा है. मैंने उससे 1000 बोरी मांगी थी, 600 लेके आ गया, कहता है 400 कल दूंगा. मैंने कहा पहली बात तो ना ये रॉन्ग क्वांटिटी भी है. 1000 की जगह तुम 600 लाए, मेरे पास पूरा अधिकार है, मैं क्या कर सकता हूं, रिजेक्ट कर सकता हूं. इसी बात को बेटा 38 भी लिखता है कि सेलर अगर खुद क्या बनाने लग जाए, इंस्टॉलमेंट बनाने लग जाए, इसका मतलब वो क्या ला रहा होगा, लेसर क्वांटिटी ला रहा होगा ना. तो आपके पास चॉइस है, आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो. यानी कि जबरदस्ती बेटा बायर के ऊपर किश्तें थोपी नहीं जा सकती. ये गुड्स के लिए तो होती ही होती है, पैसों के मामले में भी आप समझते हैं. किसी को आपने पैसे देने, आप उसे जाके क्या कहो, भाई साहब थोड़े से रख लो, बाकी बाद में दूंगा. जरूरी है वो थोड़े से पकड़े आपसे? नहीं. तो यही कहानी यहां है बेटा. आपने गुड्स किसी को देने थे, आपने उसको पूरे नहीं दिए, अपनी इच्छा से क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट. अपनी इच्छा से इंस्टॉलमेंट बनाने की ताकत किसके पास नहीं होती है, सेलर के पास नहीं होती. तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट unless otherwise agreed, the buyer is not bound to accept goods in deliveries. तो अगर इंस्टॉलमेंट्स, तो अगर आपके पास डिलीवरी किश्तों में आ रही है, आप बाउंड नहीं हो, आप किस में एक्सेप्ट करो, किश्तों में अटेम्प्ट करो. अच्छा, फिर आखिरी बात, जरूरी है बेटा डिलीवरी बायर को ही देनी है. क्या कैरियर को देना भी बायर को दिया हुआ माना जा सकता है? यस. अगर आप किसी कैरियर को गुड्स हैंडओवर कर देते हैं विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल, इट इज एज गुड एट गुड्स किसको दे देना, बायर को देना. अच्छा बेटा ये कैरियर बायर का ही भेजा हुआ था, तो ये कैरियर है ही नहीं, फिर तो ये कौन है, ये बायर का एजेंट है. इसको दिए हुए गुड्स क्या ही माने जाएंगे, बायर को दिए हुए ही मान लिए जाएंगे. ठीक है जी. तो द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू बायर इज प्राइमा फेसाई डीम्ड टू बी डिलीवरी टू बायर. तो आपने बायर को, आपने कैरियर को या बायर को डिलीवरी, अपना बायर को गुड्स दे दिए. अब गुड्स बेटा ट्रांजिट में है. ट्रांजिट में एक प्रॉब्लम आती है. ट्रांजिट में ना कई बार कुछ इंसिडेंटल लॉसेस होते हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि आपके सेलर ने ही जिम्मेवारी उठाई थी कि मैं गुड्स आपके घर तक सही सलामत पहुंचाऊंगा. तो सारा रिस्क किसका था, सेलर का. लेकिन तब भी जब वो गुड्स आपके घर लाया, कुछ ऐसे लॉसेस हैं बेटा जो आपको ही भुगतने पड़ते हैं. इन लॉसेस को बोलते हैं रिस्क विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांजिट. जो मैंने आपको वो रेत का एग्जांपल दिया था कि सर एक ट्रैक्टर में रेत भरकर आ रही है, उन्होंने कहा आपके घर तक सही सलामत पहुंचाएंगे. वहां से बेटा 1000 किलो तोल के चले, घर आए तो 990 थी. रास्ते में 10 किलो झटके मार मार के सड़कों के ऊपर क्या हो गई होगी, उड़ गई होगी, हवा से उड़ गई होगी. क्या इसको रोका जा सकता है? नहीं. दिस इज इंसिडेंटल. तो उन्होंने कहा जी इंसिडेंटल लॉसेस किसको ही भुगतने पड़ते हैं, बायर को ही. वो ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं तो इन 5 किलो के 10 किलो के पैसे काटूंगा, क्योंकि सेलर फिर आपको क्या कहेगा कि जनाब फिर ऐसा है मेरे दुकान पे आया करो, और खुद तुम्हारे में हिम्मत हो तो 1000 का 1000 घर ला के दिखाया करो. तो आपको समझ आ रहा होता है कुछ रिस्क कैसे होते हैं, इंसिडेंटल होते हैं, जो सेलर अगर भुगत भी रहा है तो वो उनको नहीं भुगतेगा, वो किसको ही भुगतने पड़ेंगे. हाँ, रास्ते में ट्रॉली पलट जाती, वो सेलर का रिस्क था, लेकिन उसके अंदर कुछ इंसिडेंटल नुकसान हो गए, थोड़ी सी रेत उड़ गई, उसको कौन ही भुगतेगा, आपका बायर ही भुगतेगा. तो डिटेरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट where the goods are delivered at a distant place, the liability for deterioration necessarily incidental to the course of transit. यानी कि जो ट्रांजिट से आती ही आती है will fall on the buyer though the seller agrees to deliver at his own risk. लास्ट, जब आप बायर के पास बेटा गुड्स पहुंचाओगे, पहला काम बायर क्या करेगा, उन्हें एग्जामिन करेगा. तो उसको इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो गुड्स को क्या कर सके, एग्जामिन. शायद यही वो कारण था हम आपको कह रहे थे रीजनेबल आवर में जाओ, बेढंगे टाइम लेके मत पहुंच जाया करो, क्योंकि उस समय शायद बायर क्या नहीं कर पाता है, एग्जामिन नहीं कर पाता है. तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होने देनी पड़ेगी आपको कि वो क्या करे, एग्जामिन करे. अच्छा, एग्जामिन करने के बाद क्या करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि उसको गुड्स एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं. बेटा ये लंबा पॉइंट है तो मैंने अगले पेज पर डाल दिया इसको. जब आप उसको एग्जामिन करवाओगे, एग्जामिन करने के बाद वो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी बाय बायर. तो बायर एग्जामिन करेगा और उसके बाद वो ये तय करेगा कि मुझे गुड्स एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं. गुड्स एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं वो कैसे तय कर सकता है,
बेटा वही अप्रूवल वाली बातें, 3 तरीके, बोल के, कुछ करके, बिना कुछ बोले अपने पास रख के। तो उसने एग्जामिन किया, उसके बाद हां बोल दिया, डन। एग्जामिन किया, उसके बाद गुड्स को आगे बेचना शुरू कर दिया, डन, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एग्जामिन किया, उसने गुड्स वापस नहीं किए और बहुत समय तक गुड्स कहां रख के बैठा रहा, अपने पास रख के बैठा रहा, हम मानेंगे उसने गुड्स को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो 42 में बेटा वही बातें बताई हैं कि एक्सेप्टेंस कैसे होती है। ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, he does any act in relation to goods which is inconsistent with ownership of seller, यानी कि आगे बेच देता है। and after a lapse of reasonable time he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them। हम मान लेंगे गुड्स का क्या हो गया है, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। अच्छा ये तो हो गया बेटा उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। व्हाट इफ वो गुड्स को रिजेक्ट कर दे, उसे गुड्स पसंद नहीं आए। अब अगला सवाल उठता है कि अगर उसे गुड्स पसंद नहीं आते, वो रिजेक्ट करता है, तो रिजेक्ट किया है ये बस आपको बताना जरूरी है कि या उन रिजेक्टेड गुड्स को आप तक पहुंचाना जरूरी है? बताना जरूरी है, पहुंचाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो गुड्स आज भी अपने पास रख के बैठा है, क्या वो उनकी केयर करेगा? यस बेटा, बेली की जिम्मेवारियां निभाएगा। ये नहीं सड़क पे फेंका कि उठा के ले जाना, संभाल के रखो, लेकिन आपको उसके तक पहुंचाने की क्या नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है। तो ये बात को कौन बताता है बेटा 42 के बाद? 43 क्या लिखता है? बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। तो आपने अगर रिजेक्ट किया है तो गुड्स क्या नहीं करने हैं, वापस नहीं देने। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, हैविंग राइट टू डू सो, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर, बट इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम। और आखिरी बात बेटा, बायर एक्सेप्ट रिजेक्ट तो बाद में करता ना, उसने अपने पास गुड्स आए, उसने डिलीवरी लेने से ही मना कर दिया विदाउट एनी कॉज। उसने कहा मेरे पास जगह नहीं है। मैंने कहा मैं क्या करूं, जगह नहीं है तो मैं तो पूरा कर बोला लाद के तुम्हारे घर तक ले आया। उसने कहा वापस ले जाओ। ऐसे केसेस में बेटा वो 26 वाली बात कि जो लॉस होगा सारा लॉस कौन भुगतेगा? बायर भुगतेगा। इस लॉस में क्या वापस ले जाने के खर्चे भी आएंगे? यस, तो सारा खर्चा सेलर को किसको देना पड़ेगा? बायर को देना पड़ेगा। तो व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी एंड द बायर डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम ऑफ सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स, he becomes liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery and also for reasonable charge for the care or custody of the goods। तो वो सेलर गुड्स को वापस लेके जाएगा, उनको अपने पास संभाल के रखेगा, शायद वो खराब हो जाएंगे, सारे खर्चे कौन भुगतेगा? ये बायर भुगतेगा अगर ये गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दें। ये था बेटा 44 तक की कहानी। तो अगर हम सेक्शंस देखें क्या क्या कहानी थी। 31 कहता था जी 3 काम है, डिलीवरी करनी है, एक्सेप्टेंस आएगी, पैसा आएगा। 32 ने कहा दोनों चीजें इकट्ठी होंगी। 33 ने बताया डिलीवरी कैसे कैसे होती है। 34 ने बताया कई बार पार्ट डिलीवरी जो इन प्रोग्रेस ऑफ होल होती है, विद इंटेंशन ऑफ डिलीवर होल होती है, वो फुल डिलीवरी मान ली जाती है, डिलीवरी बायर को मांगनी पड़ती है। 36 ने बताया डिलीवरी कहां करनी है, कितने समय में करनी है, कब करनी है, किसी थर्ड पर्सन के पास हो तो कैसे होगी, खर्चा कौन भुगतेगा, रॉन्ग क्वांटिटी में लेसर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी, मिक्स्ड क्वांटिटी। देन इंस्टॉलमेंट डिलीवरी थोप नहीं सकते आप। कैरियर को डिलीवर करना अक्सर डिलीवर करना मान लिया जाता है। ट्रांजिट के दौरान जो इंसिडेंटल नुकसान होते हैं वो भले ही सेलर कह रहा है मेरा लॉस है, भुगतने किसको पड़ेंगे? बायर को भुगतने पड़ेंगे। देन सेलर के पास, बायर के पास जब गुड्स पहुंचेगा 41 में वो एग्जामिन करेगा, 42 में उसे एक्सेप्ट करेगा, 43 में अगर रिजेक्ट करेगा तो उसने सिर्फ रिजेक्ट का इंटीमेशन देना है, बताने की जरूरत नहीं है। 44 कहता है जी अगर वो निगलेक्ट करेगा, रिफ्यूज करेगा गुड्स लेने से, तो जो भी खर्चे होंगे वो कौन बियर करेगा? वो बायर बियर करेगा। ठीक है जी बेटा, इसके साथ ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ, जहां हमने 31 से लेकर 44 का पूरा कंसेप्ट कवर किया, जहां पर हमने एक पार्ट कवर किया था पहले ट्रांसफर ऑफ रूल एंड टाइटल, और उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अनपेड सेलर का बेटा थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूं, इसके जो मेन पार्ट है वो कल कवर करेंगे। अनपेड सेलर का कंसेप्ट क्या है बेटा? अनपेड सेलर का कंसेप्ट 45 से लेकर 61 का कंसेप्ट है, और पेपर के पॉइंट ऑफ से एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। आपने अभी देखा, उन्होंने कहा जी 31 के अंदर कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफॉर्म किया हुआ तब माना जाता है जब गुड्स डिलीवर किए जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति उन गुड्स को एक्सेप्ट करता है और उसे पे करता है। लेकिन मजे की बात देखें बेटा, 44 तक पैसे की बात ही नहीं आई थी।
आखिरी में 44 क्या बोल के चला गया कि उसने गुड्स लेने से मना कर दिया, उससे पहले वो रिजेक्ट कर रहा था, 42 कह रहा था एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने कहा पैसा, अब पैसा पे हुआ है बेटा, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, पैसा पे हो जाता तो बात खत्म। 45 फिर बात शुरू करता है कि ये सब हो जाने के बाद अगर आपके सेलर को पैसे ना मिलें तो ऐसा सेलर क्या कहलाता है, अनपेड सेलर कहलाता है। तो 45 डिफाइन करता है व्हाट डू यू मीन बाय एन अनपेड सेलर। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया, उन्होंने कहा जी अनपेड सेलर एक ऐसा व्यक्ति होता है, पर्सन सेलर शैल बी ऑफ अ गुड्स इज डीम्ड एज अनपेड सेलर जब दो बातें होती हैं, उसको अपने गुड्स की पूरी पेमेंट नहीं मिलती। पूरी पेमेंट नहीं मिलती मतलब थोड़ी सी मिल गई, क्या वो तब भी अनपेड है? यस। तो उसको अगर अपने गुड्स की पूरी पेमेंट नहीं मिलती एंड ही हैज इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, ये भी बहुत जरूरी है। पूरी पेमेंट नहीं मिलती और पूरी पेमेंट ना मिलने पर वो बाकी पेमेंट के लिए उसी समय सूट फाइल करने का अधिकार रखता है। उसे पूरी पेमेंट इसलिए नहीं मिली बेटा क्योंकि पेमेंट आनी ही किश्तों में थी, पहली किश्त आई है, वो कह रहा है पूरी पेमेंट नहीं मिली, मैं अनपेड सेलर हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, तू अनपेड सेलर नहीं। अनपेड सेलर कौन होता है? जिसको पूरा पैसा लेने का अधिकार था लेकिन उसे क्या नहीं मिला, पूरा पैसा नहीं मिला। तो इस बात को लिखते कैसे हैं, द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर एंड द सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ कॉज ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। तो जो पैसा नहीं मिला उसके लिए आप उसी क्षण सूट फाइल करने का अधिकार रखते हैं, तो आप क्या कहलाते हैं, एक अनपेड सेलर। दूसरा बेटा, मुझे पैसा मिला तो सही बट पैसा नहीं मिला, कंडीशनल पेमेंट मिली। ये कंडीशनल पेमेंट क्या होती है? जनरली बेटा प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, ये सब क्या होती हैं, कंडीशनल पेमेंट। तो मुझे कंडीशनल पेमेंट मिली और ये इंस्ट्रूमेंट्स डिसऑनर हो गए, तो भी मैं क्या माना जाऊंगा, मैं अनपेड सेलर माना जाऊंगा। तो अनपेड सेलर क्या होता है, द सेलर ऑफ ए गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन the whole of the price has not been paid or tender and the seller has an immediate right of action for the price, or when the bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the condition on which it was received, यानी कि ये बाद में क्लियर हो जाएंगे, has not been fulfilled by reason of dishonor of the instrument or otherwise। दूसरी बात बेटा, सेलर में यहां पे जब मैं कह रहा हूं अनपेड सेलर जरूरी नहीं है ये एक्चुअल में सेलर ही हो। कई बार क्या होता है, ये सेलर कोई जगह कोई रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे कि हुआ क्या बेटा, सेलर अपने एजेंट के थ्रू बेचता था, एजेंट ने आपको आगे उधार दिया, आपने उधार नहीं चुकाया, एजेंट ने अपनी जेब से वो पैसा सेलर को दे दिया। अब आपके अगेंस्ट सूट कौन फाइल करेगा, एजेंट। लेकिन वो क्या सेलर है? नहीं, वो सेलर के ब्याह पर सेलर की पोजीशन में आया हुआ बंदा है। तो या तो सेलर या सेलर की पोजीशन पे खड़ा हुआ बंदा, दोनों ही किस कैटेगरी में आ जाते हैं, अनपेड सेलर को। इस बात को बेटा 45(1) नीचे लिखता है, द टर्म सेलर हेयर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन अ पोजीशन ऑफ अ सेलर। एग्जांपल, एन एजेंट ऑफ अ सेलर टू हुम अ बिल ऑफ लेडिंग हैज बीन एंडोर्स्ड, जिसको बेटा ये अधिकार दिया गया था गुड्स बेच दो। कोई कंसाइनर और एजेंट हुआ है हिमसेल्फ पेड इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस। तो उसने वो पैसा कहां दे दिया है, पीछे। कई बार क्या होता है बेटा, वो कंसाइनर ना गुड्स लाता ही कैसे है, वो पीछे सेलर को उसकी पेमेंट कर कर आगे लेके आता है और आगे आकर क्या करता है, तुम्हें बेचता है। तो ऐसे केस में वो सेलर नहीं है, ये जो बीच वाला व्यक्ति है, इसको क्या माना जाएगा, इसको अनपेड सेलर माना जाएगा। फिर इस अनपेड सेलर के बेटा राइट क्या होते हैं? अनपेड सेलर के बेसिकली दो कैटेगरी के राइट होते हैं, और ये बात कौन बताता है, सेक्शन 46 बताता है। सेक्शन 46 कहता है जी, अनपेड सेलर के दो तरह के अधिकार होते हैं। एक अनपेड सेलर का अधिकार होता है गुड्स के खिलाफ, दूसरा अनपेड सेलर का अधिकार होता है बायर के खिलाफ। गुड्स के खिलाफ बेटा अधिकार बताए गए हैं 57 से लेकर और 47 से लेकर 54 के बीच में। तो 47 से 54 बात करते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, एंड आगे बेटा अगर बात करें तो 55 से लेकर 61 बात करते हैं किसकी, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। जब आप गुड्स की बात करते हैं बेटा, गुड्स के अगेंस्ट अधिकार तीन कैटेगरी के हैं। एक अनपेड सेलर गुड्स के अगेंस्ट तीन अधिकार रखता है। पहला राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन कहां कवर्ड है, राइट ऑफ लीन कवर्ड है बेटा सेक्शन 47, 48, 49 में। तीन सेक्शन किसकी बात करते हैं, राइट ऑफ लीन की। अगले तीन 50, 51, 52 किसकी बात करते हैं,
राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की। 53 बीच में अलग बात करता है, 54 किसकी बात करते हैं, राइट ऑफ रीसेल की। तो बेसिकली 3 अधिकार हैं जो किसके पास हैं, एक अनपेड सेलर के पास गुड्स के अगेंस्ट अधिकार हैं, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड लास्ट में राइट ऑफ रीसेल। अभी हमारे पास 10 मिनट आता है बेटा, राइट ऑफ लीन भी निपटा लेते हैं। राइट ऑफ लीन बड़ा सिंपल सा, जल्दी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बेटा। 6 बातें राइट ऑफ लीन में आपको याद रखनी है। 6 बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, राइट ऑफ लीन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ लीन? लीन क्या होता है? लीन इज अ राइट टू रिटेन द गुड्स ऑफ अनदर पर्सन until that other person pays all your debt। आप किसी और व्यक्ति के गुड्स तब तक रख के बैठे रहते हैं जब तक वो और व्यक्ति आपके सारे पैसे नहीं दे देता। इसको क्या बोलते हैं? लीन। इंपॉर्टेंट कहानी बेटा, लीन में ये इंपॉर्टेंट है गुड्स किसी और के हों। तो जब आप यहां लीन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बात आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सेलर ने गुड्स की प्रॉपर्टी किसको दे दी थी, बायर को दे दी थी, लेकिन वो गुड्स आज भी अपने पास रख के बैठा था बिकॉज अभी तक डिलीवरी नहीं हुई और इससे पहले बायर ने पैसे देने से मना किया, उसने उसके गुड्स उसको देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या ऐसा भी हो सकता है बेटा मैंने अभी तक प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर नहीं की थी? यस, ऐसे केस में मैं उसके गुड्स उसको देने से मना कर रहा हूं, नहीं, मैं अपने गुड्स उसको देने से मना कर रहा हूं क्योंकि वो क्या नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा। ये अपने गुड्स उसको देने से मना करना इज नॉट लीन, दिस इज राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी। 2 शब्द है बेटा, एक होता है राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी। विद होल्डिंग मतलब क्या होता है, रोकना, डिलीवरी रोकने का अधिकार। ये तब होता है जब गुड्स आपके हैं, आप अपने गुड्स की डिलीवरी नहीं दे रहे। लीन क्या होता है, जब आप उसके गुड्स उसको देने से मना कर रहे हैं। दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं। राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी कवर्ड है 46 सबसेक्शन 2 में और लीन कवर्ड है 47 में। दोनों को बेटा मैंने 3rd पॉइंट में कंपेयर किया। तो पहले बात तो लीन होता क्या, पहला पॉइंट, लीन इज द राइट टू रिटेन पोसेशन ऑफ गुड्स एंड रिफ्यूज टू डिलीवर टू द बायर अंटिल द प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ देम हैज बीन पेड और टेंडर। अनपेड सेलर बेटा राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकता है? नंबर 1, गुड्स बेचे गए थे, पैसा ड्यू हो गया, कोई क्रेडिट की बात नहीं है, क्रेडिट का पीरियड बताया गया था, क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर हो गया है, फिर भी पैसा नहीं आया। या वेरी इंपॉर्टेंट, अभी क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है बट उससे पहले आपका बायर क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट। बेटा इससे बड़ी बेवकूफी नहीं होगी कि एक इंसॉल्वेंट बायर है, आपको पता है महीने बाद इसने पैसे देने, मैंने कहा कोई बात नहीं, महीने बाद नहीं देगा तो लीन एक्सरसाइज करूंगा, आज आप उठा के गुड्स दे दो, नहीं करना। तो अगर आज आपके पास गुड्स हैं, भले ही अभी पैसा ड्यू नहीं हुआ बट बायर अगर क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, लीन एक्सरसाइज। तो नंबर 1, आज ही पैसे ड्यू थे, फ्यूचर डे पे थे, उस दिन नहीं मिले, लीन एक्सरसाइज। उस दिन से पहले पहले बायर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट, लीन एक्सरसाइज। तो वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, where the goods have been sold on credit but the terms of credit has expired, where the buyer becomes insolvent even though the period of credit has not yet expired। और दूसरी बार बेटा इसमें क्या लिखेंगे, लीन हमेशा क्या होती है, पोसेसरी लीन होती है। पोसेसरी लीन मतलब जब तक पोसेशन है तब तक लीन है। अगर आपने पोसेशन छोड़ दी, पैसे मिले बिना भी आपने गुड्स बायर को दे दिए, उसी क्षण बेटा आपका लीन का अधिकार गया। अब आपके पास क्या नहीं आ सकता, लीन। इट इज अ राइट टू रिटेन पोसेशन, इट इज नॉट अ राइट टू रीगेन पोसेशन। आप बायर से छीन के नहीं ला सकते गुड्स, आपके पास पड़े थे, आप देने से क्या कर सकते हो, मना। तो दूसरी बात क्या लिखनी है, अनपेड सेलर्स लीन इज अ possessory lien, that is lien can be exercised as long as the seller remains in the possession of goods। तो पहला लीन क्या होता है, कब एक्सरसाइज करनी है। नंबर 2, लीन हमेशा क्या होती है, पोसेसरी लीन होती है। नंबर 3 बेटा ये लीन को डिफरेंशिएट करना है किससे, विद होल्डिंग डिलीवरी से। हमने कहा जी 46(2) में जब प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, द सेलर्स लीन व्हेन द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर इज टर्म्ड एज द राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी। और राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी बताया कहां गया है, 46(2) के अंदर क्या लिखता है, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड टू द बायर, द अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू अदर रेमेडीज a right of withholding delivery which is similar to and coextensive with right of lien। तो जो देखने में लगती कैसी है, लीन जैसी, बट राइट ऑफ लीन नहीं होती, वो क्या होती है, राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी होती है। 3 बात खत्म। चौथी बात हमने देखा कि बेटा लीन होती है पोसेसरी लीन। इसका मतलब अगर आप गुड्स डिलीवर कर दो तो लीन गया,
अगला सवाल आता है कि मैंने थोड़े से गुड्स डिलीवर किए हैं, थोड़े से पड़े हैं अभी, तो नॉर्मल रूल तो यह है कि जो थोड़े से डिलीवर कर दिए उन पे लीन खत्म, जो पड़े हैं उन पर क्या कर लो, लीन एक्सरसाइज कर लो। लेकिन कई बार बेटा ये थोड़े से गुड्स जो पड़े हैं ना, इन पे भी लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट डिलीवरी आपका इंटेंशन टू डिलीवर होल दिखाती है। यानी कि कई बार पार्ट डिलीवरी भी क्या मान ली जाती है, होल डिलीवरी। ये वो है जब बेटा मैंने तो सामान दे दिया, वो दुकान से रोज रिक्शा में, तो वो सारा दिन रिक्शा में उठा के ले जा रहा था, शाम को थोड़ा सा रह गया, अंधेरा हो गया, अगले दिन उसने पैसे नहीं लिए, मैंने बोला दुकान में सामान उठा के अंदर रख लिया। रख सकता हूं मैं उसे अंदर? नहीं, क्योंकि भले ही बेटा इसको आप पार्ट डिलीवरी माने, लेकिन ये पार्ट डिलीवरी नहीं थी, ये पार्ट डिलीवरी विद द इंटेंशन टू डिलीवर होल था। तुम तो सब कुछ डिलीवर कर बैठे थे, ये तो उसकी बेवकूफी, उसने एक रिक्शा लगाकर पूरा दिन उठाया, दो से लगाता तो सारा उठ गया होता। इसका मतलब वो नहीं उठा पाया तो डिलीवरी तुमने डिलीवर नहीं किया। इस केस में हम बोलते हैं पार्ट डिलीवरी होने के बावजूद भी आपका सारा गुड्स पे क्या चला गया, राइट ऑफ लीन, बिकॉज ये पार्ट डिलीवरी और इंटेंशन टू डिलीवर होल गुड्स दिखाती है। इस बात को बेटा 48 लिखता है, क्या कहता है, 47 ऊपर पूरा हो गया। When an unpaid seller has made a part delivery of goods, he may exercise his lien on the remainder. Generally rule तो ये है, unless such part delivery has been made under such circumstances so as to show an agreement to waive the lien. पांचवी बात, लीन कब कब खत्म हो जाती है, आखिरी सेक्शन बेटा 49। अनपेड सेलर बेटा अपना राइट ऑफ लीन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में खो देता है। नंबर 1, वो गुड्स दे आता है बेटा जाकर बायर या उसके एजेंट को, वो गुड्स हैंड ओवर कर देता है किसी कैरियर या बेली को, ताकि वो किसके पास ले जाए, बायर के पास ले जाए। वो खुद ही अपना राइट ऑफ लीन वेव कर देता है। ये वेव कैसे किया जा सकता है बेटा, आप एग्रीमेंट में लिख लो मैं लीन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। और लास्ट क्या होता है, बाय एस्टॉपल, आप ऐसी हरकतें दिखाते हैं जिससे दुनिया को आप ये बताते हैं कि आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो आपने बेटा एक व्यक्ति के गुड्स पे लीन एक्सरसाइज की हुई थी, वो बायर अपने साथ एक व्यक्ति को लाया और आपके सामने खड़े होकर उन गुड्स को बेचने की बात कर रहा है। यहां तक बात हो गई कि वो दूसरा बायर आके सवेरे गुड्स उठा के ले जाएगा और आप चुपचाप बैठे हैं। अगले दिन जब वो गुड्स उठाने आया, आपने कहा नहीं नहीं इस पे तो मेरी लीन है। मैंने कहा कल तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुला कि लीन है? कल तुम्हारे सामने बैठ के उसने बेचा, तुम्हारे सामने ये बात हुई कि मैं लेके जाऊंगा, तब तुम्हारा मुंह से वर्ड नहीं निकले कि नहीं पहले ये पैसे देगा तब मैं ले जाने दूंगा। इसको बोलते हैं बेटा क्या करना, एस्टॉपल, वेयर द सेलर सो कंडक्ट्स हिमसेल्फ दैट ही लीड्स द थर्ड पार्टीज टू बिलीव दैट लीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन 4 केसेस में लीन खत्म हो जाती है। लेकिन एक केस में बेटा लीन खत्म नहीं होती है। जब आप लीन एक्सरसाइज करके बैठे थे, उधर से आप कोर्ट गए, आपने उस बायर के ऊपर सूट फाइल किया, आप कोर्ट में केस जीत गए, आपको बेटा कोर्ट में ऑर्डर मिला, उसे बोलते हैं डिक्री। आपके हाथ में आज कोर्ट की डिक्री है कि तुम्हारे पास पैसा लेने का अधिकार है। अब ये डिक्री एनफोर्स होने बेटा 15 दिन है, उसमें लिखा हुआ है 15 दिन में पैसे दे देना। वो 15 दिन खत्म होने से पहले बायर वापस आ गया, कहता लाओ सामान तो दो, फिर डिक्री मिल गई ना। क्या डिक्री मिलने भर से बेटा लीन का अधिकार खत्म हो जाता है? नहीं, लीन का अधिकार कब तक चलता है? जब तक पैसे नहीं मिलते। तो केवल डिक्री मिल जाने से क्या नहीं होगा, लीन खत्म नहीं होगा। तो राइट ऑफ लीन इज नॉट लॉस्ट बाय रीजन ओनली दैट द सेलर हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। और लास्ट बात बेटा, छठा पॉइंट, अगर आपने एक बार गुड्स की पोसेशन छोड़ दी और बाद में किसी कारणवश वो गुड्स आपके पास वापस आ गए, जैसे बेटा उन गुड्स की कोई वारंटी थी, उन गुड्स की कोई रिपेयर होनी थी, उन गुड्स की कोई सर्विस होनी थी, आपने कहा लॉटरी लग गई अब मैं इस पे क्या कर लूंगा, लीन एक्सरसाइज कर लूंगा, आप नहीं कर सकते। तो एक बार गुड्स की पोसेशन छोड़ दी, अब वो किसी कारणवश वापस आ भी गए तो उनके ऊपर क्या नहीं हो सकता है, लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकता। द लीन और राइट ऑफ लीन इफ वंस लॉस्ट will not revive if the buyer redelivers the goods to the seller for any particular purpose। तो बेटा 6 बातें कौन कौन सी, लीन क्या होती है, कब एक्सरसाइज होती है। नंबर 2, लीन हमेशा क्या होती है, एक पोसेसरी लीन होती है। नंबर 3, लीन को किससे डिफरेंशिएट करिए, राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी से। नंबर 4, किसकी बात बताइए, पार्ट डिलीवरी की। नंबर 5, लीन कब कब खत्म होती है। और नंबर 6, एक बार पोसेशन चली गई तो वापस आने पर क्या नहीं की जा सकती है, दोबारा लीन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, चलिए आज यहीं तक, थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह गया, कल अनपेड सेलर करना है और थोड़ा सा मिसलेनियस वाला पार्ट, विद दैट हमारा सेल्स ऑफ गुड्स कंप्लीट हो जाएगा।